गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ऐसा है, हम लोग देख रहे थे ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में। सेक्शन 139 देखा हमने। सेक्शन 139 में हमने सबसे पहले देखा सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एजीएम में होता है, ये देखा हमने। फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं विद इन, सॉरी एक मिनट, ये गवर्नमेंट कंपनी है। अदर गवर्नमेंट कंपनी है तो अलग है, पहले अदर कंपनी का देख लेते हैं। अदर कंपनी में हमने देखा अदर देन गवर्नमेंट में सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है एजीएम में। फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी। तो नई कंपनी जब से चालू होती है वहां से 30 दिन के अंदर। और कैजुअल वैकेंसी है तो कैजुअल वैकेंसी को फिल करने का अधिकार भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को होता है। तो यहां पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज, ये देखा था हमने। और अगर रेजिग्नेशन है, रेजिग्नेशन किया है तो ऐसे केस में एडिशनल, ऊपर जो किया है वो तो हो गई, फिर इसके अलावा 3 मंथ्स के अंदर ईजीएम लेना पड़ेगा। ये देखा था हमने, याद है, ये सब लिखा ही आगे। हाँ, और फर्स्ट ऑडिटर अगर बोर्ड ने नहीं किया तो 90 दिन के अंदर मेंबर्स करेंगे, ये भी लिख लो यहीं पे। सो अगर इनने नहीं किया तो मेंबर्स इन ईजीएम विद इन 90 डेज। याद है क्या ऐसा सब? ये दिन याद रखना है आपको, ये दिन पे क्वेश्चन आएंगे आपको। एक ही बात है ना, रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन एक ही बात है। हाँ, तो जब से सर्टिफिकेट बनता है तब से ही, तभी रजिस्ट्रेशन होता है। एक ही बात होती है रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन। आप एप्लीकेशन करते हैं वहां से थोड़ी कुछ होता है, जब सर्टिफिकेट में जो डेट लिखे है वहां से इनकॉर्पोरेशन हुआ है, उस दिन रजिस्टर हुई कंपनी। फिर गवर्नमेंट कंपनी के केस में सब्सिक्वेंट ऑडिटर को सीएजी अपॉइंट करेगा विद इन 180 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या एंड ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ये हमने देखा था। और फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट यहां पे भी सीएजी करेगा। सीएजी को यहां पे 60 दिन का टाइम दिया जाता है। फिर अगर सीएजी नहीं करेगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं करेंगे तो मेंबर्स इन ईजीएम अगेन 60 दिन में। और यहां पे भी अगर कैजुअल वैकेंसी है तो नीचे लिखी है गवर्नमेंट कंपनी में सीएजी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, चलो लिख ही लो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सॉरी यहां पे पहले सीएजी फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहां गवर्नमेंट कंपनी है ना, तो सीएजी फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर सीएजी ने नहीं किया तो सीएजी 30 डेज, बोर्ड 30 डेज। ठीक है, डेज भी लिख लो 30। ठीक है, तो ये समरी हो गई आपकी पूरा अपॉइंटमेंट की। इसमें रोटेशन कवर नहीं होता, लेकिन इसमें सबसेक्शन 1 कवर होता है, 5 कवर होता है। सो पूरे सबसेक्शन कवर नहीं होते। रोटेशन सबसेक्शन 2 में बताया, 2, 3 में। तो वो हमने देखा था 5 साल के लिए अपॉइंट होगा, तो टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम तक रहता है। तो ये हमने देखा था। तो ये सब दिया है, ये सब डायग्राम्स बना लिया करो, खूब काम आने वाले हैं। आखिरी वक्त यही काम आएंगे। आखिरी वक्त ने नहीं, वो नहीं, आखिरी वक्त ने अपने एग्जाम का टाइम। तो ये सब बहुत काम आएंगे आखिर में। हाँ, नीचे करो। हाँ, नहीं, रेजिग्नेशन का कुछ नहीं है वहां पे। ऐसा है। इसके बाद हमने रोटेशन देखा था कि 5 साल का एक कार्यकाल होता है इंडिविजुअल ऑडिटर का, और अगर फर्म है तो 5 साल के 2 कार्यकाल होंगे। टर्म रहता है उनका 2 टर्म्स ऑफ 5 years।
ठीक है, तो 2 टर्म तक के उनको अपॉइंट किया जाएगा। फिर इसके बाद उनको 5-5 साल का कूलिंग पीरियड देना कंपलसरी है। सो अगर फर्म है तो भी 5 साल का कूलिंग पीरियड है, और इंडिविजुअल है तो भी 5 साल का कूलिंग पीरियड उसको दिया जाएगा। ये देखा था, ये दिया है, सब पढ़ लिया अपन ने। फिर ये तो पुराना है। फिर ये पढ़े थे 141 में देखा हमने कि कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल है। तो पहली बात, सीए होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है। वो इंडिविजुअल नाम से भी अपॉइंट किया जा सकता है, या फिर फर्म भी अपॉइंट की जा सकती है, या फिर एक एलएलपी अपॉइंट की जा सकती है। फिर कौन कौन नहीं हो सकता है, इसमें सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट, एक कंपनी वगैरह जो है ये अपॉइंट नहीं की जा सकती, एक्सक्लूडिंग एलएलपी। एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट है बट वो चलेगी। फिर एक ऐसा व्यक्ति जो एम्प्लॉय या ऑफिसर ऑफ द कंपनी है वो अपॉइंट नहीं किया जा सकता, या उस ऑफिसर या एम्प्लॉय का पार्टनर, या उस ऑफिसर या एम्प्लॉय का एम्प्लॉय, ये भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ये देखा हमने। फिर अगर उस कंपनी में या उसकी होल्डिंग कंपनी में या सब्सिडरी में या एसोसिएट में या होल्डिंग की सब्सिडरी में अगर कोई व्यक्ति सिक्योरिटीज होल्ड करता है, कोई व्यक्ति मीन्स ऑडिटर या फिर हाँ, तो ऑडिटर या फिर उसका पार्टनर या तो रिलेटिव। ऑडिटर और पार्टनर के लिए कोई भी अमाउंट का लिमिट नहीं है, मीन्स वो कितना भी 1 रुपए की भी सिक्योरिटीज होल्ड कर लिए तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन रिलेटिव 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू तक की सिक्योरिटीज होल्ड कर सकता है, इंक्लूडिंग 1 लाख। तो 1 लाख एक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने देखे। फिर अगर रिलेटिव 1 लाख के ऊपर की सिक्योरिटीज होल्ड कर लेता है तो 60 दिन के अंदर करेक्टिव एक्शंस कैन बी टेकन, ये भी हमने देखा। और रिलेटिव में कौन आते हैं, तो सिर्फ एक लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट आते हैं, स्पाउस आती है और भाई बहन आते हैं, बस इतने में ही ये सीमित है डेफिनेशन। फिर अगेन सेम ग्रुप कंपनीज, वो कंपनी, उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, उसके एसोसिएट या उस होल्डिंग की सब्सिडरी, इन कंपनीज से अगर आपने कोई लोन लेके रखा है 5 लाख रुपए या उससे ऊपर का, या फिर किसी अन्य व्यक्ति ने कोई लोन लिया था और आपने उसकी गारंटी दी है, सो इसने लोन लिया है फ्रॉम द कंपनी और आपने इसकी गारंटी दी है, सो ऐसे केस में ये जो ऑडिटर रहेगा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो आप या फिर आपका पार्टनर या फिर रिलेटिव। फिर सेम ग्रुप कंपनीज, एक एडिशनल आ जाती है एसोसिएट कंपनी। अगर इन कंपनीज के साथ आपके बिजनेस रिलेशंस हैं, तो ऐसे केस में ऑडिटर अपॉइंट नहीं किए जा सकते हैं। और यहाँ बिजनेस रिलेशन में सिर्फ ऑडिटर बोला है, उसके बाकी के लोग कवर नहीं हो रहे इसमें। सो एक्सेप्ट बिजनेस रिलेशन कौन से चलते हैं, तो हॉस्पिटल्स, होटल्स, टेलीकम्युनिकेशंस एंड एविएशन, ये 4 बिजनेस जो हैं, या इनके जैसा और कोई काम होगा तो वो चलेगा। बाकी वो भी आर्म्स लिंक प्राइस में होना चाहिए, और ऐसी कोई चीज जो परमिटेड बाय आईसीएआई है या कानून परमिट करता है वो चीज आप कर सकते हैं। फिर एक कंपनी जिसमें डायरेक्टर आपके पहचान का है, आपका रिलेटिव है, वो कंपनी में भी आप ये नहीं कर सकते, ऑडिट नहीं कर सकते। या फिर आप अगर 20 या उससे ज्यादा की कंपनीज का ऑडिट होल्ड कर रहे या सीओपी होल्ड नहीं कर रहे फुल टाइम, सो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, और 20 से ज्यादा कंपनी के ऑडिट नहीं होना चाहिए। 20 मैक्सिमम है, 20 तक के चलेंगे। फिर 20 में आप किसको काउंट नहीं करेंगे, तो ओपीसी को काउंट नहीं करेंगे, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ तक है, उनको काउंट नहीं करेंगे। सो ऐसा देखा था अपन ने। बाकी फिर चिल्लर पॉइंट्स देखे थे, ऑडिटर को मीटिंग अटेंड करना है, उसको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, और 140 बचा है अपना, ये देखेंगे आज अपन। 139 हो गया, 143 बचा है, बस 2 ही बचे हैं, और एक आखिरी वाला बचा है 148, आखिरी सेक्शन है कॉस्ट ऑडिट। तो 143 देख रहे थे अपन, तो जनरल सी बातें देखे थे इसमें अपन ने। 143 ऑडिटर को अधिकार रहता है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकता है, वाउचर्स देख सकता है जो कंपनी के पास रखे हुए हैं, या फिर कंपनी ने कोई अन्य जगह पे भी रखा होगा तो वहां पे भी वो देख सकता है। इसमें वो इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मांग सकता है, इंक्वायर करेगा, वो इंक्वायरी करेगा किस चीज से रिलेटेड, वेदर लोन्स एंड एडवांसेस हैव बीन प्रॉपर्ली सिक्योर्ड, अगर सिक्योर्ड है तो क्या सिक्योरिटी से कोई प्रेजुडिशियल चीज तो नहीं हो रही है, किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है कंपनी का या उसके मेंबर्स का, ये ध्यान रखा जाएगा। फिर दूसरा, ट्रांजैक्शंस जो सिर्फ बुक एंट्रीज से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, क्या वो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी या मेंबर्स तो नहीं है। फिर जो कंपनी नॉट बीइंग कंपनी एंगेज्ड इन बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट कंपनी है, सो उन्होंने क्या कोई ऐसे एसेट्स हैं या कोई शेयर्स वगैरह हैं जो उन्होंने खरीदा महंगे में और बेचा सस्ते में, तो वो चीज के बारे में वो इंक्वायरी करेगा, दैट मीन्स लॉस में बेचे गए।
फिर क्या लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट तो नहीं दिखाया गया है, ये इंक्वायरी करेगा। पर्सनल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू में तो चार्ज नहीं किया है, डायरेक्टर्स कहीं मीटिंग करने गए थे, साथ में मीटिंग को एक्सटेंड कर दिया इन वेकेशन। कई बार होता है ऐसा कि 5 दिन के लिए मीटिंग थी, उसके बाद बोले कि चलो इतने दूर जा ही रहे हैं, थाईलैंड तक जा ही रहे हैं, तो एक काम करते हैं और 5 दिन अपन घूम के आएंगे। तो ये जो घूमने का खर्चा है इसको अपन ने चार्ज नहीं करना चाहिए इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर जब कैश वगैरह में कोई शेयर्स दिए गए हैं या अदरवाइज देन इन कैश भी दिए हैं, अगर कैश में दिए तो क्या कैश एक्चुअली रिसीव हुआ है, और अगर अदरवाइज देन इन कैश दिया है तो क्या बुक्स में जो दिख रहा है वो मिसलीडिंग तो नहीं है। तो ये चीज हमको ध्यान रखना पड़ता है, ये चीज हमको पूछना पड़ता है। तो बुक्स में जो भी पोजीशन दिख रही है इट शुड बी करेक्ट, रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखे थे। और सब्सिडरी के भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एसोसिएट के भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप देख सकते हैं, लेकिन लिमिटेड पर्पस के लिए सिर्फ उतना इन सो फार एज दे आर रिलेटेड टू कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन से रिलेटेड जितना काम का रहेगा उतना आप देख सकते हो। तो यहां तक कि हमने देखा था। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आज इसको खत्म कर देंगे अपन, हो जाता है चैप्टर। हाँ, नहीं हो सकते ना, अगर ऑडिटर खुद कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रहा है तो वो ऑडिटर नहीं होगा। ये वाले पॉइंट में हो रहा है ना कवर। यहां पे देखो ऑडिटर और पार्टनर कुछ भी नहीं होल्ड कर सकते, लेकिन रिलेटिव को लिमिट है। ठीक है, तो ये तो कुछ भी होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ बाद में कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। मैं शेयर्स होल्ड कर रहा हूं, मेरे को मुझको बोलते हैं कि शर्मा जी आप मेरा ऑडिट करो, मैं बोला ठीक है, मैं शेयर्स भी होल्ड करता था तो मेरे को शेयर्स बेचना पड़ेगा, तो शेयर्स बेच के फिर मैं क्वालिफाइड हूं। तो ऐसा है, बहुत सारे और रूल्स होते हैं। जैसे आप बैंक ऑडिट वगैरह भी करते हैं ना, उसमें भी सिमिलर प्रकार के रूल होते हैं। बैंक में जो बैंक से मैंने लोन लेकर रखा हूं मैं उसका ऑडिट नहीं कर सकता, तो ऐसे भी रूल्स होते हैं। तो रहते हैं, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, मेन वही है। बैंक अकाउंट चलते हैं नॉर्मल, अगर है तो लोन नहीं चलते, डिपॉजिट्स चलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हमने एक पॉइंट पढ़ा था, आपको याद होगा, मैंने आपको चीख चीख के बताया था, एकदम चीख चीख के बताया था कि ये जो ऑडिटर है, ये ऑडिटर रिपोर्ट देता है टू द मेंबर्स। तो ये मेंबर्स के लिए काम कर रहा है, तो वही पॉइंट लिखे है सबसेक्शन 2 में। सो ऑडिटर शैल मेक, अब यहाँ कंपलसरी है। ऊपर में क्या था, उसको सिर्फ इंक्वायरी करना था, पूछताछ कर रहा था वो। अब उसको एक रिपोर्ट बनाना है और ये रिपोर्ट दी जाती है टू द मेंबर्स। सो एड्रेस टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी होती है। और ये बताएगा क्या, तो वही जो हमने देखा था कि ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए, तो वही चीज ये बताएगा कि क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। So the auditor shall make a report to the members of the company on the accounts examined by him, and on every financial statement which are required by or under this act to be laid before the company in general meeting. So consolidated statements be, and the report shall, after taking into the account the provisions of this act and accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report, under the provisions of this act or rules made thereunder or under any order made under subsection 11. तो सबसेक्शन 11 ये क्या है, तो ये आगे देखेंगे हम, ये गवर्नमेंट कंपनीज के केस में लगेगा। एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन द सेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो इतना सारा पढ़ने के बदले सीधा सीधा ध्यान रखो कि ऑडिटर रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट बना के वो देगा टू दी मेंबर्स, और ये जो रिपोर्ट रहेगी इसमें लिखा रहेगा कि अकाउंट्स जो है ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। अगर है तो, अगर ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है तो वो क्वालिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, सो बोल रहा है कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, तो ये इतना सारा जो लिखा है सबका मतलब वही है कि ये सब जो भी उसने देखा है जनरल मीटिंग में, जो उसके सामने जो मेंबर्स के सामने बुक्स रखने वाले हैं, वो सब उसमें प्रॉपर अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए हैं, फिर प्रॉपर एक्ट रूल्स सब फॉलो हुआ है, और जो भी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज चाहिए है वो सब प्रॉपरली बताई गई है। सो दे आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। तो बस ये दो चीज याद रखो कि वो रिपोर्ट बनाता है मेंबर्स के लिए और ये ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए। ठीक है, सो ये वो रिपोर्ट में लिखता है।
बाकी इतना एक एक वर्ड टू वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, और आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये बताया था मैंने, इंक्वायरी कौन कौन सी करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और खास तौर पे ऑडिट में पूछा जाता है। तो सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 कोई काम का नहीं है, कहीं पूछा नहीं जाएगा, वो सिर्फ यही है कि वो मेंबर्स को रिपोर्टिंग करता है और वो ये बताता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, ठीक है। फिर अब इसके बाद ये इसको लिखना पड़ेगा रिपोर्ट में, ऑडिटर्स रिपोर्ट शेल ऑल्सो स्टेट, ये चीज रिपोर्ट में होना चाहिए। जो हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा वो रिपोर्ट में नहीं लिखा तो भी चलता है, क्योंकि अगर उसमें अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो पॉइंट्स पढ़े यहाँ पे सिर्फ इंक्वायरी कर रहा है, यहाँ पे वो रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे रिपोर्टिंग वो तभी करेगा जब इसमें कुछ एडवर्स है, कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है तो वो सिर्फ इंक्वायरी कर रहा है, वो पूछताछ करेगा डायरेक्टर्स वगैरह से और बुक्स वगैरह देखेगा, चेक करेगा। यहाँ रिपोर्ट नहीं करना था, अब रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी आगे आ रही है। सो रिपोर्ट बनाना है, ये सबसेक्शन 2 बोलता है मेंबर्स को रिपोर्ट बनाओ और ट्रू एंड फेयर भी होना चाहिए, और सबसेक्शन 3 बोलता है इस रिपोर्ट में और क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। सो ट्रू एंड फेयर व्यू तो होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा वो ये बताता है कि उसने जो भी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांगा वो उसको मिले थे, ठीक है। सो जो भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांगा क्या वो मिले या नहीं मिले, अगर नहीं मिले तो वो भी बताना पड़ता है कि मैंने ये वाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाया था लेकिन ये नहीं दिखाई गई, सो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, तो ये चीज भी लिखना पड़ता है। सो ये तो लिखना ही पड़ेगा, ये शैल स्टेट कंपल्सरी है, आपको लिखना ही पड़ता है कि मैंने इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो मांगा था तो वो मुझे प्रॉपरली मिली है या नहीं मिली है, ये मुझे बताना पड़ता है। सो ये पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट, whether in his opinion proper books of accounts as required by law have been kept by the company. So बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर बनाए गए हैं या नहीं, और उसका जो ऑडिट किया गया है ऐसी कंपनीज का, ऐसे ब्रांच का जो उसने नहीं किया। सो ब्रांच के ऑडिट दोनों जन कर सकते हैं, या तो खुद भी कर सकता है वो, लेकिन कंपनी अगर दूसरे किसी व्यक्ति को अपॉइंट करना चाहे तो वो भी कर सकती है। सो दूसरा एक ऑडिटर ब्रांच के लिए अलग अपॉइंट किया जा सकता है। सो अगर उसने नहीं किया है तो वो जब दूसरे ब्रांच के ऑडिटर की रिपोर्ट आती है तो उसमें भी कुछ गड़बड़ तो नहीं है, वो चीज उसको देखना पड़ता है, ठीक है। सो ऐसा है, चलो पहला भी पढ़ ही लेते, पढ़ा नहीं तो पहला है इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। सो वेदर ही हैज सॉट यानी उसने मांगा, एंड ऑब्टेन और उसको मिले, ऑल द इंफॉर्मेशन इन एक्सप्लेनेशन, जो भी पूछ रहा था कि भैया ये क्या है, ये काय की एंट्री है, ये क्यों गड़बड़ है, सो उसको प्रॉपरली सब चीज बताई गई, विच टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ वर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, एंड इफ नॉट, अगर नहीं बताया गया तो ये भी चीज वो लिखेगा, द डिटेल्स देयरऑफ एंड द इफेक्ट ऑफ सच इंफॉर्मेशन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो पहला पॉइंट है इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। पॉइंट्स को ध्यान रखो, यहाँ एकदम पूरा वर्ड टू वर्ड याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो आप इनमें से पॉइंट्स निकालते जाओ, जैसे मैंने यहाँ भी बताया था, आप एक एक पॉइंट उठा लो, लोन्स एंड एडवांसेस, बुक एंट्रीज जो विदाउट मनी है, फिर यहाँ कंपनी अगर कोई शेयर्स डिबेंचर्स को बेच रही है सस्ते में तो ये, फिर लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट तो नहीं बताया गया है, पर्सनल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू तो नहीं बताया गया है। तो इंपॉर्टेंट सिर्फ जो वर्ड्स है उनको ही ध्यान रखो, पूरा वर्ड टू वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर जब शेयर्स अलॉट किए गए हैं फॉर कैश, तो क्या कैश प्रॉपरली आया है, और अगर नहीं आया तो जो बुक्स में पोजीशन है क्या वो करेक्ट है, मिसलीडिंग तो नहीं है, तो ये चीजें उसको ध्यान रखना है, ठीक है। सो ऐसे यहाँ पे वर्ड्स इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखो, ठीक है। तो पूरा वर्ड टू वर्ड इतने बड़े बड़े सेक्शन से याद रखना पॉसिबल नहीं है। फिर द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल ऑल्सो स्टेट, पहला है वेदर जो भी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन उसने मांगा था वो प्रॉपरली उसको मिले या नहीं मिले। दूसरा है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो प्रॉपर है या नहीं। So whether books of accounts, whether in his opinion proper books of accounts as required by law have been kept. So ये दूसरा पॉइंट है books of accounts से related by the company so far as it appears from his examination of those books and proper returns. Returns भेजे जाते हैं ऐसी ब्रांच से जो ब्रांच का ऑडिट हमने नहीं किया है। Adequate for the purpose of audit have been received from branches not visited by him. ठीक है। तो ब्रांच वगैरह की भी बुक्स प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि ब्रांच इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी। अगर हम ऑडिट कर रहे हैं मेन हेड ऑफिस का, तो ब्रांच के इसमें भी अगर गड़बड़ है तो हमारा काम होता है उसको देखना। सो अगर ब्रांच की भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट है तो वो हमको पता लगना चाहिए। तो कैसे पता लगेगा, तो एक प्रॉपर रिटर्न्स भेजे जाते हैं रेगुलरली।
उससे हमको पता लगता है, ठीक है। और अगर वो ब्रांच का ऑडिट हमको खुद को करना है तो हम विजिट करके कर सकते हैं, या अगर वो बड़ी ब्रांच है तो कई बार कंपनी उस ब्रांच के लिए अलग ऑडिटर को अपॉइंट करती है। अब यहाँ पे भी कभी एक आध बार क्वेश्चन आता है कि एक ब्रांच ऑडिटर ने ब्रांच का ऑडिट कर चुका है तो क्या हमको फिर से करना पड़ता है, तो आंसर इज नो, हमको फिर से नहीं करना है। हम उसकी जो स्किल्स है उस पर रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आप ऑडिट में पढ़ोगे, ऑडिट में ऐसा क्वेश्चन आता है। एक ब्रांच था, हमारी ही कंपनी है, उसकी एक ब्रांच है जो कि दूसरे ऑडिटर से ऑडिट कराया गया है, बट ऑडिटर उसके फिर से अकाउंट्स चेक करना चाह रहा है, पूरे अकाउंट्स फिर से ऑडिट करना चाह रहा है, तो क्या वो कर सकता है? तो ऐसा भी नहीं कर सकता, वो पूरे ऑडिट वो नहीं कर सकता। अगर ऑलरेडी उसका ऑडिट हो चुका है तो ही हैज टू रिलाई ऑन दी अदर ऑडिटर, अगर वो प्रॉपरली क्वालिफाइड था तो वो भी सीए है तो उसका आप उसके ऊपर शक नहीं करोगे, वो सब पूरा चेक करने वापस नहीं जाओगे। सो ऐसे भी रूल्स हैं, ये ऑडिट में आप डीप में पढ़ोगे, यहाँ पे बस मैं ऊपर ऊपर आपको बता रहा हूँ। सो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ब्रांच की जो है वो हमको, अगर हम खुद ऑडिट कर रहे हैं तो हम पूरा चेक करेंगे, अगर हम पूरा नहीं कर रहे हैं तो वहां से रिटर्न्स आते हैं, वहां के ऑडिटर की रिपोर्ट आती है, उसको बस हमको रीड करना पड़ता है और उसको हम रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें गड़बड़ होगी तो फिर हम जिम्मेदार नहीं होते। फिर whether the report on the accounts of the branch office of the company audited under subsection 8 by a person other than company's auditor। So जैसा कि मैंने बताया कि दोनों ऑडिट कर सकते हैं, एक हम खुद कर सकते हैं या दूसरा कोई और व्यक्ति से भी करवाया जा सकता है, तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी बोलती है ये ब्रांच को हम दूसरे ऑडिटर से करवाएंगे तो करा सकते हैं, बट वो भी उसकी रिपोर्ट भी हमारे काम आएगी, क्योंकि हम अगर मेन हेड ऑफिस का ऑडिट कर रहे हैं तो हमको वो इंक्लूड करना पड़ेगा अपने ऑडिट में। सो वही है, तो हैज बीन सेंट वेदर द रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स, तो किसकी बात हो रही? ऑडिट रिपोर्ट की बात हो रही। ऑन द अकाउंट्स ऑफ एनी ब्रांच ऑफ द कंपनी ऑडिटेड अंडर सबसेक्शन 8 बाय अनदर पर्सन हैज बीन सेंट टू हिम अंडर द प्रोविजन टू दैट सबसेक्शन एंड द मैनर इन विच ही हैज डेल्ट विद इट इन प्रिपेयरिंग हिज रिपोर्ट, ठीक है। सो हमको ब्रांच ऑडिटर की जो रिपोर्ट है उसको रिलाई करना पड़ता है। सो ब्रांच का अगर अलग ऑडिटर है तो वो इसी में दिया है, अपन सब पढ़ेंगे। तो इसमें सबसेक्शन 8 है, 11 है, तो ये सब में अलग अलग पॉइंट्स बताए हुए हैं। फिर वेदर, हाँ, तो ये ब्रांच से डील करता है, ब्रांच ऑडिट। तो ब्रांच का अगर हमने ऑडिट नहीं किया है तो उसकी रिपोर्ट ली जाती है। फिर whether the company's balance sheet and profit and loss account, अब ये बैलेंस शीट P&L पे आ गए, dealt with in his report are in agreement with the books of accounts and returns। So books of accounts से मैच होना चाहिए बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आजकल तो ऐसा नहीं होता कि मैच नहीं होंगे, ये पोस्टिंग से रिलेटेड बात हो रही है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले खाते बनाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपने तो शायद पहले कभी ऐसा किया नहीं होगा, हाथ से, पहले हाथ से खाते बनते थे। सो उसमें ऐसा होता था, पहले अकाउंट्स बनते थे, उसके बाद एक एक पोस्टिंग होती थी। अभी भी आप करते तो वही है, बट अल्टीमेटली आजकल सॉफ्टवेयर से होता है, इसलिए आजकल ऐसी गलती नहीं होती कि पोस्टिंग नहीं हो रही, तो क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वो पोस्ट कर ही देता है। तो आपके जो क्लोजिंग बैलेंसेस है ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट में अकाउंट है तो बैलेंस शीट में चले जाएंगे। अगर आपने P&L के इसमें बनाया है तो P&L में ऑटोमेटिक खर्चे वर्चे चले जाते हैं, बट पहले ऐसा नहीं होता था। तो इसीलिए एक पॉइंट होता था कि जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट से और रिटर्न से मैच होना चाहिए। तो अब तो होती है, क्योंकि अब ऐसा होता ही नहीं कि पोस्टिंग कुछ गड़बड़ हो रही है, तो पोस्टिंग प्रॉपर ऑटोमेटिकली हो ही जाती है, अनलेस आपने अकाउंट अगर गलत हेड में बनाया है तो वो भी पोस्टिंग होगी, बट वो गलत हेड में चली जाएगी। फिर तो आपने अगर कोई एसेट को P&L के इसमें बना लिया था तो वो एक्सपेंस आउट हो जाएगा। तो अगर आपने अकाउंट गलत हेड में खोल लिया है सॉफ्टवेयर में तो फिर कुछ नहीं कर सकते, बट वो भी हमको इसलिए चेक करना पड़ता है, और वो तो देख के ही पता लग जाता है। आप प्रॉफिट लॉस में देख रहे हो, वहां पे कंप्यूटर दिख रहा है, तो कंप्यूटर कहां से आया तो समझ जाएगा कि गलत हेड में खोला है, तो फिक्स एसेट में जाना चाहिए था, उसको एक्सपेंस में खोल दिया। सो ऐसा कुछ हुआ है तो वो भी चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसको ये सब चीजों के ऊपर रिपोर्ट करना है, तो ये शेल स्टेट ये बताना जरूरी होता है। फिर whether the company's balance sheet and profit and loss ये in agreement with books of accounts and returns है, इन्हें प्रॉपर पोस्टिंग हुई है या नहीं। फिर whether in his opinion financial statements comply with the accounting standards। so accounting standards फॉलो करना ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बट उसको इसके ऊपर कमेंट करना पड़ता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए या नहीं हुए, क्योंकि हमने देखा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना ये जिम्मेदारी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में वो लोग लिखते हैं कि हम लोग जिम्मेदार हैं कंपनी के
बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए कंपनी के अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये सब फॉलो करने के लिए हम लोग जिम्मेदार है। याद है अपन ने बोर्ड रिपोर्ट में पढ़ा था, याद है कि नहीं, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, कि डायरेक्टर जिम्मेदार होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंट्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना भी उनकी जिम्मेदारी है। हमको सिर्फ कमेंट करना है कि क्या हमारे ओपिनियन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नहीं कर रहे हैं तो हम सिर्फ रिपोर्ट कर देंगे, हमारा काम पूरा हो जाता। हम उसमें जिम्मेदार नहीं होंगे कि ऐसे कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहे, तो ऑडिटर उसमें जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए कंपनी जिम्मेदार है, यानी मैनेजमेंट जिम्मेदार है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो हमको सिर्फ उसमें रिपोर्ट करना है कि ये हो रहा है फॉलो या नहीं हो रहा है। फिर ऑब्जर्वेशंस एंड कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस और मैटर्स व्हिच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ कंपनी। सो ऐसे ट्रांजेक्शंस जिससे एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, जिससे कोई नुकसान हो सकता है हमारी कंपनी का, सो वो चीजें। फिर जी पॉइंट, यहां गलती से गैप आ गई है, तो वेदर एनी डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज डायरेक्टर अंडर सेक्शन 164(2). सो 164 पूरे डिस्क्वालिफिकेशन से डील करता है, ये आपको वैसे अगले साल है, सो ये आपको पूछा तो नहीं जाएगा ऐसा स्पेसिफिक, क्योंकि आपको 164 है ही नहीं। ठीक है, बट इसमें आपको बताना पड़ता है कि कोई अगर डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है तो फिर उसके बारे में बताया जाता है कि ये व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड है, तो ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। फिर एनी क्वालिफिकेशंस, रिजर्वेशंस या एडवर्स रिमार्क रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, अदर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। ठीक है, सो इसमें एडवर्स रिमार्क है या रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन यानी उसने कोई चीज पे कमेंट ही नहीं किया, उसने बोल दिया कि ये वाली चीज मैं चेक नहीं कर पाया, दैट इज कॉल्ड एज रिजर्वेशन। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट वो चेक नहीं कर पाया क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, तो वो रिजर्वेशन हो। रिजर्व करना यानी मैं ये नहीं बता रहा हूं, सो ये रिजर्वेशन। क्वालिफिकेशन यानी कुछ गड़बड़ है, बाकी सब ठीक है बट ये वाला पॉइंट गलत है, सो जब गलत है तब क्वालिफिकेशन देते हैं। जब हम कमेंट नहीं कर सकते तो रिजर्वेशन देते हैं, हम रिजर्व कर देते हैं वहां कि हम इस पे कमेंट नहीं कर सकते हैं। और एडवर्स यानी जब पूरे गड़बड़ है तो हम उसको एडवर्स रिमार्क बोलते हैं। सो क्वालिफिकेशन तब होता है जब बाकी सब ठीक है लेकिन छोटी मोटी कुछ गलती है, तो वहां पे हम क्वालिफाई करते हैं। लेकिन एडवर्स यानी जब गलती है, बुक्स में कुछ गड़बड़ दिख रही है, तो हम उसको बोलते हैं एडवर्स रिमार्क, यानी बुक्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, वो एडवर्स रिमार्क हो गया। फिर एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है या नहीं, और है तो भी क्या वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है, एंड अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब ये जो है इतने सारे पॉइंट्स, इसके ऊपर आपको सवाल नहीं पूछे जाएंगे, यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे, ऑडिट में आपको आता है, वो भी एकदम बैठा हुआ होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये जरूर ध्यान रखना है, इंक्वायरी वाले जो मैटर्स है ना, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ABCDEF से याद रखो उसको। सो बाकी ये नहीं आएगा। एडवर्स रिमार्क यानी जब हम बोलते हैं बुक्स प्रॉपर नहीं है, उसको एडवर्स रिमार्क बोल देंगे। क्वालिफिकेशन यानी बाकी बुक्स प्रॉपर है लेकिन छोटी मोटी कुछ गलती है, तो दैट इज क्वालिफिकेशन कंडीशन। हाँ, फिर ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल आल्सो इंक्लूड देयर व्यूज एंड कमेंट्स इन द फॉलोइंग मैटर्स। अब ये कुछ रूल्स के हिसाब से बताया कि क्या क्या और इंक्लूड करना है। ठीक है, ये भी रिपोर्ट में आना चाहिए। फिर कोई पेंडिंग लिटिगेशन है क्या, ये बताना पड़ता है, और अगर है तो उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या पड़ता है हमारे ऊपर, ये चीज इन्फॉर्म करना पड़ता है। फिर कंपनी ने प्रॉपर प्रोविजन बनाया है क्या कोई फॉरसीएबल लॉसेस का, आगे कुछ नुकसान होते हुए दिख रहे हैं तो उसके क्या प्रॉपर प्रोविजंस वगैरह क्रिएट हुए हैं, तो ये चीज बताना पड़ता है। तो ये भी एकदम रटने की जरूरत नहीं है, तो कंपनी ने प्रॉपर प्रोविजन बनाया होना चाहिए एज रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या कोई लॉसेस है या कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है इंक्लूडिंग डेरिवेटिव, तो उसमें नुकसान होने की संभावना है, तो उतना प्रोविजन बनाना चाहिए। फिर whether there has been delay in transferring amount to investor education protection fund, so इसके ऊपर भी एक रिपोर्टिंग है कि अगर आपने लेट किया है तो उसमें जैसे 7 साल का टाइम था बट 7 साल के ऊपर हो गया, आपने ट्रांसफर नहीं किया, सो वो चीज की रिपोर्टिंग होती है। फिर ई पॉइंट, ये भी कोई काम का, ये पूरा ही आप इग्नोर कर सकते हैं, इसको एग्जाम के टाइम पे पढ़ना ही मत। सो जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये सब प्रॉपर दिख रहे हैं या नहीं, उसके ऊपर ही ये है अल्टीमेट, यानी ये जो है ना, ये एक्चुअली इसके ऊपर है। सेक्शन 89 पढ़ा था आपने, बेनिफिशियरीज वगैरह, और सेक्शन 90। तो जो व्यक्ति दिख रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि ये व्यक्ति ओनर है, तो वही व्यक्ति ओनर है या नहीं, ये चीज के ऊपर भी हमको रिपोर्टिंग करना पड़ता है।
सो आपको याद होगा एक रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स बताया था मैंने कि बेनिफिशियल ओनर कोई और है, रजिस्टर्ड होल्डर कोई और है, तो ये चीज इन्फॉर्म करते हैं कंपनी को, तो ये चीज हमको भी रिपोर्ट में बताना पड़ता है। तो ये उससे रिलेटेड है, दोनों ही पॉइंट। सो 89 और 90 से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो ब्लैक मनी पकड़ने के लिए बनाया थे वो वाला, तो देखो आप पढ़ोगे तो समझ जाएगा। Whether the management has represented that to the best of their knowledge and belief, other than as discussed in notes to accounts, no funds have been advanced or loaned or invested by company to or in any other person or entity including foreign entities। यानी वो जो पैसा घुमाया जाता है उसके ऊपर कमेंट किया जाएगा। With understanding whether recorded in writing or otherwise that intermediary shall whether directly or indirectly lend or invest in other person or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of company, that is ultimate beneficiaries, or provide any guarantee, security or the like on behalf of ultimate beneficiaries। तो इतना पढ़ने के बदले आप ध्यान रखो ये 89 और 90 के ऊपर की रिपोर्टिंग होती है कि अगर कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में व्यक्ति का नाम, बुक्स ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में व्यक्ति का नाम अलग दिख रहा है और बेनिफिशियल होल्डर अलग है, तो वो चीज की हमको भी रिपोर्टिंग देना पड़ेगा। तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है ये चीज बताना पड़ता है। तो ये सब वही है, फंडिंग पार्टीज, पैसा लगाने वाला कौन है और बेनिफिशियरी कौन है, तो ये सब चीजें। तो ये भी आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। फिर अगला पॉइंट भी कोई खास काम का नहीं है, whether dividend declared or paid is in compliance with 123। सो डिविडेंड प्रॉपरली पे हुआ है नहीं हुआ है। एक ये जी पॉइंट नया है, ये याद रखना, बाकी याद मत रखो। ये जी पॉइंट एक रूल के हिसाब से ध्यान रखो, ये नया रूल है। सो ये अप्लाई भी हो रहा है 1 अप्रैल 2022 के बाद से। अभी तक क्या होता था कि जो भी अकाउंट्स होते थे, ये अकाउंट्स आप अगर मेंटेन करते हैं और बाद में चेंजेस करते हैं तो इसमें कोई ट्रेल नहीं मेंटेन होती थी कि पहले एंट्री क्या थी। जैसे एक एंट्री किया मैंने और 1 महीने बाद जाके मैंने वो एंट्री को चेंज कर दिया। अब यहाँ पे पता नहीं लगता है कि पहले एंट्री क्या थी। नई एंट्री तो दिखती है बट पुरानी एंट्री नहीं दिखती थी। पर रूल बना दिया कि आपके जो भी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 22 से चालू होंगे, इसके बाद अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो वो ऐसा होना चाहिए जो प्रॉपर एक ऑडिट ट्रेल दे। सो प्रॉपर पता लगना चाहिए कि कहाँ पे एंट्री थी, कौन सी एंट्री चेंज हो रही है, वो पूरा ट्रेल होते हुए, ट्रैक होते हुए जाना चाहिए कि कहाँ से एंट्री शुरुआत हुई थी और किस प्रकार से उसकी पोस्टिंग हो रही है। सो ये कंपलसरी हो गया है। तो अगर आप कोई चेंजेस वगैरह भी करते हैं बाद में, तो ये पता लगना चाहिए कि आपने चेंजेस किया तो उसके पहले क्या पोजीशन थी। तो ये चीज एक नई लाई गई है, बाकी तो याद नहीं रखे तो चलेगा, सिर्फ ये वाला एक पॉइंट ध्यान रखना। Whether the company in respect of financial years commencing on or after 1st April 22 has used such accounting software for maintaining its books of accounts which has a feature of recording the audit trail। एक एडिट लॉग होना चाहिए कि किसने एडिट किया, कब एडिट किया और एडिट करने के पहले क्या चीज थी। सो ये मेंटेन किया जाता है फैसिलिटी। एंड द सेम हैज बीन ऑपरेटेड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर ये चलना चाहिए। For all the transactions recorded in the software and the audit trail feature has not been tampered। तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए with, and the audit trail has been preserved by the company as per statutory requirements for record retention। So ये एक नया पॉइंट है, बस इसको ध्यान रखो, बाकी चीजें ध्यान नहीं रखे तो चलेगा। So ये रिसेंटली आया है तो आपको तो डेट ही दिख रही है, तो बाकी पॉइंट जो है ये कोई काम के नहीं है खास, लेकिन ये एक पॉइंट आपको रिपोर्ट में बताना पड़ता है, ऑडिट ट्रेल प्रॉपर होना चाहिए। फिर वेयर एनी ऑफ द मैटर्स इज आंसर्ड इन नेगेटिव और विद क्वालिफिकेशन द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल स्टेट द रीजंस। सो अगर कोई क्वालिफिकेशंस लिख रहे हो आप कि कोई चीज प्रॉपर नहीं है, तो उसका रीजन भी देना पड़ेगा कि क्यों आप बोल रहे हैं कि ये प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो अलॉन्ग विथ रीजंस। सो सबसेक्शन 4 भी काम का नहीं है, 3 भी काम का नहीं है, 3 में भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। 2 सिर्फ वही रिपोर्ट बनाना है, 1 सिर्फ अभी ध्यान रखना है आपको। इतने सारे जो हमने पढ़े इसमें सिर्फ 1 अभी ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आपको एग्जाम के हिसाब से उतना पूछा नहीं जाएगा। इसके बाद ये गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई होता है। गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है, जो सीएजी होता है, कई बार सीएजी एक स्पेशल डायरेक्शन देता है, बाकी तो आपको फॉलो करनी है जो ऊपर हमने पढ़ा, सबसेक्शन 1, 2, 3, 4 ये तो फॉलो करना ही है। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में कभी कभी सीएजी स्पेशल डायरेक्शन दे सकता है कि किस प्रकार से ऑडिट किया जाए, सो उसको भी आपको फॉलो करना पड़ता है। और वो कोई अगर एडिशनल रिपोर्टिंग के पॉइंट्स मांग रहा है तो वो पॉइंट्स पे आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। सो ये चीज इसमें बताई है। तो इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी, इसके आगे जो भी बोला है ये सबका मतलब है गवर्नमेंट कंपनी, यहां तक के सबका मतलब है गवर्नमेंट कंपनी।
ठीक है. इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और कंपनी ओन्ड और कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, एस कर दो इसको, गवर्नमेंट्स होना चाहिए, और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, द सीएजी शैल अपॉइंट द ऑडिटर अंडर सबसेक्शन 5 और 7 ऑफ 139. तो 139 में अपॉइंटमेंट होता है. सो फर्स्ट ऑडिटर का भी उसी में होता है और सब्सिक्वेंट ऑडिटर का भी उसी में होता है. सो ये दोनों उसी के सेक्शन है. एंड डायरेक्ट सच ऑडिटर, तो यहां पे सीएजी डायरेक्ट कर सकता है उस ऑडिटर को. कुछ एडिशनल मैटर्स है तो वो भी. द मैनर इन विच द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, तो ऊपर जो लिखे हैं वो तो करना ही है ऑडिटर को, बट अगर कोई स्पेशल डायरेक्शन है सीएजी के द्वारा तो वो भी करना पड़ेगा. लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी के केस में हो सकता है. सो such auditor direct such auditor in the manner in which the accounts of the company are required to be audited, and thereupon the auditor so appointed shall submit a copy of audit report to the CAG, which among other things include the directions. तो among other things यानी बाकी चीजें भी करना ही है, उसके अलावा ये जो डायरेक्शंस दिए थे उसको भी आपको ध्यान में रखना है. If any issued by CAG, the action taken thereof and its impact on the accounts and financial statement of the company. तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में अगर कोई एडिशनल डायरेक्शंस दिए हैं तो वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है. तो सीएजी एडिशनल डायरेक्शंस देने का अधिकार रखता है. फिर अब ये आ सकते हैं आगे के पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और यहां पे नहीं आएंगे, ये आएंगे आपको ऑडिट में ही आएंगे. तो एक क्वेश्चन आता है आपको कि सप्लीमेंट्री ऑडिट क्या होता है. तो ये सप्लीमेंट्री ऑडिट से रिलेटेड है. अगेन गवर्नमेंट कंपनी के केस में लगता है. ध्यान रखना, इसमें कई बार ऐसा होता है कि हमको पता होता है कि गवर्नमेंट कंपनी में ऐसा कोई ऑडिट होता है, हमको पता होता है कि एक सप्लीमेंट्री ऑडिट नाम की चीज है, पर वो क्लिक नहीं होता है कि ये भी सप्लीमेंट्री ऑडिट है. तो कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज सप्लीमेंट्री ऑडिट, या राइट शॉर्ट नोट ऑन सप्लीमेंट्री ऑडिट, और ये आता है ऑडिट में. तो आपको क्लिक होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री ऑडिट यानी गवर्नमेंट कंपनी के केस में एक एक्स्ट्रा ऑडिट किया जाता है. सप्लीमेंट्री का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा, एडिशनल. जैसे आप अगर पेपर दे रहे हैं, आपका पेपर भर गया तो आप बोलते हैं सप्लीमेंट चाहिए, तो सप्लीमेंट यानी एडिशनल शीट मिलेगी. तो यहाँ पे सप्लीमेंट ऑडिट मींस एडिशनल ऑडिट. सो गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएजी एक एडिशनल ऑडिट करवा सकता है. एक ऑडिटर ने प्रॉपरली ऑडिट करके दे दिया, इसके बाद भी सीएजी को लग रहा है कि एक बार फिर से करवा लेते हैं, सो सीएजी इसको सप्लीमेंट करवा सकता है, सप्लीमेंट ऑडिट. तो सीएजी अपने ऑफिसर्स में से किसी को, तो उनके ऑफिसर्स होते हैं, उनमें एजी ऑफिसर होते हैं, ऑडिटर जनरल. सो ऑडिटर जनरल होते हैं, इन लोगों को बोल के सप्लीमेंट ऑडिट करवा सकते हैं. तो ये 60 दिन के अंदर कराया जा सकता है. सो ये दिया है सीएजी ऑफ इंडिया शैल विद इन 60 डेज, और ये सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी में होगा क्योंकि सीएजी के रूल्स वही लगते हैं. सो विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 5, यानी नॉर्मल ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो, ठीक है, जो सीए ने किया था नॉर्मल वो वाला. हैव अ राइट टू, तो सीएजी को अधिकार है कंडक्ट अ सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो एक सप्लीमेंट्री ऑडिट हो सकता है ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी बाय सच पर्सन और पर्संस, और ये पर्सन सीए नहीं होंगे तो भी चलेगा. इनफैक्ट ये सीए नहीं होते, ये सीएजी ऑफिसर्स ही होते हैं. तो एजी ऑफिसर्स होते हैं जो सीएजी में ही काम करते हैं. सो सच पर्सन और पर्संस एज ही मे ऑथराइज इन दिस बिहाफ and for the purpose of such audit require information or additional information to be furnished to any person or persons so authorized on such matters by such person or persons in such form as CAG may direct. ठीक है. So such person यानी जो भी ऑडिटर होगा, तो ये जो such person या persons बोल रहे हैं, ये नया ऑडिटर जो अपॉइंट किया जाएगा, ये जनरली एजी ऑफिसर्स होंगे. ठीक है. तो यहां पे भी जो सच पर्सन और सच पर्संस बोला है, ये एजी ऑफिसर्स होते हैं. ठीक है. सो ये सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी में होगा क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज है उनको ही सीएजी के रूल्स अप्लाई होंगे. फिर तो पहला ये कंडक्ट करवाना, कंडक्ट सप्लीमेंट ऑडिट, और दूसरा कमेंट अपॉन सच ऑडिट.
सो सीएजी जो ऑडिट रिपोर्ट होगी, सप्लीमेंट ऑडिट रिपोर्ट, उसको देखेगा और उसके ऊपर फिर कुछ कमेंट्स होंगे तो वो कमेंट्स भी बताएगा। तो ये एक एडिशनल ऑडिट हो जाता है इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। ये भी जरूरी है तब वो कराएगा, ये उसका अधिकार है। दैट डज नॉट मीन ये हमेशा करेगा, ठीक है। सो अगर उसको लगता है तो वो ये करवा सकता है, ही मे, ठीक है। तो इट इज नॉट कंपल्सरी। तो सीएजी को कोई पर्टिकुलर कंपनी में लगता है सप्लीमेंट्री ऑडिट कराना चाहिए तो करवा सकता है। फिर provided that any comments given by CAG upon or supplement to the audit report shall be sent by the company to every person entitled to copies of audited financial statements in a members under subsection 1 of section 136 and also be placed before annual general meeting। ठीक है, तो सीएजी के जो कमेंट्स होंगे वो भी साथ में भेजे जाएंगे। सो बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजते हैं, ऑडिट रिपोर्ट भेजते हैं, साथ में ये वाले पॉइंट्स भी बताए जाएंगे, ठीक है। सो आपको पता ही है कि मेंबर्स को ये भेजना पड़ता है, मीटिंग होने के पहले मेंबर्स को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, ये 3 चीज भेजते हैं। तो साथ में जो सप्लीमेंट ऑडिट है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा कि सप्लीमेंट ऑडिट हुआ था और उस पर जो कमेंट्स दिए हैं सीएजी ने वो इन्फॉर्म किए जाएंगे। सो ये एक ही पैराग्राफ है, सप्लीमेंट ऑडिट और कहीं नहीं आएगा, इतना सा रहता है। और इस पे कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है 4 मार्क के लिए, तो यहां तो कभी नहीं पूछा गया लॉ में, बट ऑडिट में काफी बार आ जाता है ये। और एक और होता है इसमें टेस्ट ऑडिट। सो टेस्ट ऑडिट एक छोटे से पार्ट का करवा सकते हैं, ये भी गवर्नमेंट कंपनी के केस में होगा। तो टेस्ट ऑडिट में पूरा ऑडिट नहीं करते, सप्लीमेंट ऑडिट में पूरा ऑडिट होगा फिर से। सो पूरा ऑडिट कराते हैं जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है उन लोग के थ्रू। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, एजी ऑफिसर्स, तो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं। सो ये लोग खुद करते हैं। वैसे ही एक टेस्ट ऑडिट होगा, इसमें पूरा सप्लीमेंट नहीं होगा, इसमें सिर्फ कुछ छोटा सा पार्ट जो है उसको अगर फिर से चेक करवाना है कि बराबर हुआ या नहीं हुआ, तो सिर्फ टेस्ट करने के लिए उतना ऑडिट किया जाता है। तो कोई पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि ये 1 महीने का ऑडिट कर दो, तो 1 महीने में टेस्ट हो जाएगा कि प्रॉपर हुआ था या नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से कराया जाता है। तो ये भी सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी में होगा। सो विदाउट प्रेजुडिस टू प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, यानी ये चैप्टर से भेदभाव ना होते हुए, ये चैप्टर में जो दिया है वो तो होगा ही, उसके अलावा द सीएजी में अगेन ऑप्शनल है इन केस ऑफ कंपनी कवर्ड अंडर सबसेक्शन 5 और 7 ऑफ 139, यानी गवर्नमेंट कंपनीज। ये गवर्नमेंट कंपनीज की बात हो रही, सबसेक्शन 5 और 7, ठीक है। 139 में ऑडिटर अपॉइंट होता है, 5 और 7 में गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिटर अपॉइंट होता है। इफ ही कंसिडर्स नेसेसरी बाय एन ऑर्डर कॉज अ टेस्ट ऑडिट टू बी कंडक्टेड of the accounts of such company and the provisions of section 19 है। इसके टेस्ट ऑडिट में अपने प्रोविजंस नहीं लगते, इसमें जो गवर्नमेंट के प्रोविजंस है सीएजी एक्ट के, तो सीएजी का भी एक्ट है, सीएजी ड्यूटीज पावर्स कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट, उस एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, शैल अप्लाई टू द टेस्ट ऑडिट। ऐसा है, सिंपल। सो ये 2 ऑडिट सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी में होंगे, सप्लीमेंट ऑडिट और टेस्ट ऑडिट, ठीक है। तो कभी इस पे क्वेश्चन आ सकता है, कभी पूछा नहीं गया, यहां पे सिर्फ ऑडिट में पूछा जाता है और ऑडिट में रेगुलर आता है, कई बार आता है ये। फिर अब ये ब्रांचेस की बात हो रही, ब्रांच के ऑडिटर कौन कौन हो सकते हैं। चलो इसको एक अलग से छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। तो ब्रांच ऑडिट में क्या होगा, जैसे अपनी एक कंपनी है, ये अपना हेड ऑफिस है, इसका एक ऑडिटर होगा, और एक ब्रांच है। अब ब्रांच 2 हो सकती है, एक समझो एक इंडियन ब्रांच है, सो इसकी इंडियन ब्रांच का ऑडिट या तो ये खुद कर सकता है, तो इसको मैं नाम दे देता हूं मेन ऑडिटर, ठीक है। तो ये कौन कर सकता है, तो ऑडिट किया जा सकता है ऑडिटेड बाय आइदर मेन ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर बोलना चाहिए वैसे, क्योंकि ये कंपनी का जो ऑडिट कर रहा है वो कंपनी ऑडिटर है, तो मेन ऑडिटर खुद हो सकता है, या फिर अदर ऑडिटर। और ये जो अदर ऑडिटर है इसके लिए सेम क्वालिफिकेशंस
डिस्क्वालिफिकेशंस एंड एलिजिबिलिटी लगेगी। ठीक है, तो सेम क्वालिफिकेशंस, डिस्क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी जो सेक्शन 141 में हमने देखा। ठीक है, सो 139 141 दोनों में, सो वैसे के वैसे सेम चीज इसके भी होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो ब्रांच ऑडिटर है, ही शुड ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट, इसका भी कोई बिजनेस रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सब रूल्स इसको भी अप्लाई होंगे। ठीक है, फिर अगर एक फॉरेन ब्रांच है, तो फॉरेन ब्रांच का ऑडिट कर सकता है या तो कोई सेम ऑडिटर, मेन ऑडिटर खुद कर सकता है। मैं मेन ऑडिटर लिख रहा हूं, लेकिन आप उसको कंपनी ऑडिटर ही बोलेंगे, कंपनीज ऑडिटर। सो मेन ऑडिटर जैसा कुछ वर्ड नहीं होता, ये सिर्फ मैं समझाने को लिख रहा हूं। ठीक है, तो मेन जो कंपनी का ऑडिटर है वो तो कंपनी ऑडिटर वर्ड है। ठीक है, और दूसरे ऑडिटर को ब्रांच ऑडिटर बोलेंगे। फिर वहां पे जो भी अकाउंटेंट है वो भी कर सकता है। बाहर कोई अकाउंटेंट हो सकता है, फॉरेन है, फॉरेन में सीए वाला रूल नहीं लगता, नॉर्मल अकाउंटेंट्स होते हैं, वहां कोई चार्टेड अकाउंटेंट नहीं होता। सो वहां जो भी अकाउंटेंट होगा उससे भी आप करवा सकते हो फॉरेन ब्रांच, बट ही शुड बी कॉम्पिटेंट। ठीक है, एंड तीसरा तो ऑडिटर अलाउड अंडर फॉरेन कंट्री, फॉरेन लॉस। तो फॉरेन कंट्री में कोई और प्रकार का ऑडिटर चलता है, सीपीए चलता है, सीएफए चलता है, ऐसा कोई है तो वो वाले ऑडिटर से आप करवा सकते हैं। ठीक है, सो आप भी कर सकते हैं, आपको खुद को जाना है तो भारत की ब्रांच है तो अपन खुद ही कर लेते जनरली, तो और उसी सिटी में है तो खुद ही कर लेते। अनलेस कोई बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे ब्रांचेस होती है, बैंक्स होती हैं, बैंक्स की इतनी सारी ब्रांच है, एक ऑडिटर इतने लाखों ब्रांच में तो जा नहीं सकता। एसबीआई का अगर मैं ऑडिट करूंगा तो हर ब्रांच में थोड़ी विजिट करूंगा। तो यहाँ पे ब्रांच के अलग ऑडिटर होते हैं और एक सेंट्रल ऑडिटर अलग होता है। तो सेंट्रल ऑडिटर सब ऑडिटर्स की रिपोर्ट लेता है, उसके बाद मेन हेड ऑफिस के ऑडिट करता है और उसके बाद सबकी रिपोर्ट जोड़ के एसबीआई की रिपोर्ट बनती है। तो एसबीआई की जो इतनी सारी लाखों ब्रांचेस हैं वो सबकी अलग अलग ऑडिट किए जाते हैं, अलग अलग ब्रांच ऑडिटर होते हैं और फिर बाद में एक मेन ऑडिटर उसको कंसोलिडेट करता है। सो उसमें उनको फीस भी बहुत ज्यादा मिलती है, तो 50-60 लाख एक ही बार में मिल जाती है। और नॉर्मल भी ब्रांच ऑडिट में 10-12 लाख तो ऐसी मिल जाती है। तो 10-12 दिन का काम होता है, 10-12 लाख रुपए ऐसे मिल जाते हैं। हाँ, एक्चुअल में खैर बप्पा बहुत बार तो ऐसा है। हाँ, कैलकुलेशन रहता है ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट, ब्रांच के डिपॉजिट्स कितने हैं उसके ऊपर से उसका कैलकुलेशन होता है कि कितनी फीस बनेगी। तो डिपॉजिट के परसेंटेज पे रहता है वो। सो जितने एसबीआई वगैरह जैसे मिल गए बैंक तो फिर तो लबालब फीस बन जाती है, डिपॉजिट्स बहुत होते हैं उनके, ऐसा होता है, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, ये सब चीज होते हैं। हाँ हाँ हाँ, दूसरे ऑडिटर से। हाँ, नहीं आर्टिकल से भी हुआ तो अपन ही जिम्मेदार होते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते भैया आर्टिकल ने किया। सो काम अपने ही रहता है वो। तो हाँ, आर्टिकल के ऊपर नहीं डाल सकते अपन, तो सीए खुद जिम्मेदार होता है। तो आर्टिकल तो सिर्फ एक एजेंट है, वो तो बेचारा काम सीखने आया था, कर दिया गड़बड़, तो आपकी जिम्मेदारी थी, आपने चेक करना था गड़बड़ तो नहीं है। तो वो आपके अंडर काम कर रहा है तो आपने ध्यान देना, ऐसा बोला जाता है। तो सीए खुद जिम्मेदार होता है, आर्टिकल ने गलती किया ऐसा बोल के हम कल्टी नहीं मार सकते, अपन जिम्मेदार है। ठीक है, हाँ हाँ नहीं, ब्रांच ऑडिटर इसीलिए तो मैं बोला कि ब्रांच ऑडिटर कौन रहेगा, ऐसे ही किसी आर्टिकल को थोड़ी बना रहे अपन। ब्रांच ऑडिटर कौन है, तो अदर ऑडिटर जो सिमिलरली क्वालिफाइड है, सेम क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो अगर वो प्रॉपरली क्वालिफाइड व्यक्ति है तो फिर अपन उसके ऊपर शक नहीं करेंगे, आर्टिकल से थोड़ी करा है वो अपन। तो वो एक प्रॉपर क्वालिफाइड व्यक्ति है, तो एक सीए दूसरे सीए पे शक नहीं करेगा, वो मान लेगा कि उसने प्रॉपर काम किया होगा। ठीक है, अगर इसमें गड़बड़ होगी तो फिर ये ऑडिटर जिम्मेदार नहीं है, अगर ब्रांच के ऑडिट में गड़बड़ है तो ब्रांच ऑडिटर जिम्मेदार है। ठीक है, हाँ क्या हो गया, अकाउंट्स के सॉफ्टवेयर है ना, इसमें नहीं है लेके नहीं घूमता मैं,
रहते हैं, पर नॉर्मल दो सॉफ्टवेयर पे हम लोग काम करते हैं, एक मार्ग है और एक टैली है। तो टैली वो मिलेगा ना आपको, आप अभी पास हो जाओगे फिर आप आईटीटी ट्रेनिंग में जाओगे तो आपको मिलेगा, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको ये। तो टैली भी सिखाया जाएगा, एक्सेल सिखाया जाएगा, आईटीटी की ट्रेनिंग होती है, आपको ये सब सिखाया जाएगा। सो प्रोसेस है, धीरे धीरे चल रहे हैं आगे, तो चलते चलो साथ साथ चलो। सो ऐसा है। सो ब्रांच के बारे में बात कर रहे थे हम, ये आगे दिया है। Where the company has a branch office, the accounts of that office in a branch shall be audited either by auditor appointed and by the company for the company, that means company's auditor। तो देखो मेन ऑडिटर नाम का वर्ड नहीं है, वो मैंने आसानी से समझे इसीलिए बताया, नहीं तो हम उसको बोलेंगे कंपनीज ऑडिटर, ठीक है, अंडर दिस एक्ट। और या फिर अदर पर्सन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी, अदर पर्सन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, यानी वही जो 139 और 141 में कवर होता है। सो वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो भी सीए होना चाहिए या सीए फर्म होना चाहिए, तो वो सब रूल्स वैसे के वैसे अप्लाई होंगे। सो दूसरे सीए को भी आप अपॉइंट कर सकते हैं। एंड अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139, तो एक ही ऑडिटर हो ये जरूरी नहीं होता। आप ध्यान दो, आपने 139 में जब पढ़ा तो वहां पे जरूरी नहीं है एक ही ऑडिटर हो, आप दो ऑडिटर भी रख सकते हैं कि ब्रांच के लिए अलग ऑडिटर रख लिए, मेन कंपनी के लिए अलग ऑडिटर रख लिए। आप 10 ऑडिटर भी रख सकते हैं, आपकी ब्रांच इतनी बड़ी है, अलग अलग जगह फैली हुई है, तो आप 10 ऑडिटर भी रख सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया, दो जन कर सकते हैं, या तो कंपनी का ऑडिटर खुद कर सकता है अगर ब्रांच भारत में है तो, या फिर अदर पर्सन जो क्वालिफाइड है ऑडिटर बनने के लिए, दैट मीन्स वो भी वो सीए होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, वो सब वैसा का वैसा। और अगर ब्रांच इज सिचुएटेड इन कंट्री आउटसाइड इंडिया, फॉरेन ब्रांच, द अकाउंट्स ऑफ ब्रांच ऑफिस शैल बी ऑडिटेड आइदर बाय कंपनीज ऑडिटर, मेन ऑडिटर, और बाय एन अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट भी कर सकता है, और बाय एनी अदर पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड टू एक्ट एज ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद द लॉज ऑफ दैट कंट्री, उस देश के कानून के हिसाब से जो ऑडिटर हो सकता है। एंड द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कंपनीज ऑडिटर विद रेफरेंस टू ऑडिट ऑफ ब्रांच एंड ब्रांच ऑडिटर शैल बी सच एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और ये प्रिस्क्राइब किया है कि क्या क्या ड्यूटीज होती है कंपनी ऑडिटर की विद रेफरेंस टू ऑडिट ऑफ ब्रांच। सो फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 8 ऑफ 143, यानी यही ऊपर जो पड़ा ब्रांच ऑडिट, द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कंपनीज ऑडिटर विद रेफरेंस टू ऑडिट ऑफ ब्रांच एंड ब्रांच ऑडिटर इफ एनी शैल बी कंटेन्ड इन सबसेक्शंस 1 to 4 ऑफ 143। तो 1 to 4 यानी वही ऊपर जो इंक्वायरी के मैटर्स हैं, तो ब्रांच ऑडिटर को भी अधिकार होगा कि ये एक्सप्लेनेशन वगैरह मांगना है तो वो मांग सकता है, कोई पर्सनल एक्सपेंस रेवेन्यू में नहीं डाले वो सब देखेगा। तो ये जो 1 to 4 ऊपर देखे हमने, ये सेम तो रहेगा ही, ये 1 है सबसेक्शन 1, ये 2 वो रिपोर्ट बनेगा मेंबर्स के हिसाब से, ये 3 है, और ये 4, ठीक है। तो ये जो 4 चीज थी पावर्स एंड ड्यूटीज, ये सेम 4 चीज यहां पे भी रहेगी। फिर ब्रांच ऑडिटर ये जो रिपोर्ट बनाएगा, ही शैल सबमिट द रिपोर्ट टू कंपनीज ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर को ये दे देगा। अगर अलग है तो, सेम है तो वो खुद को थोड़ी देगा, तो लेकिन अलग है तो वो दे देगा। फिर प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 12 ऑफ 123 रेड विथ रूल 12 हियर इन अंडर रिगार्डिंग रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड by auditor shall also extend to such branch auditor to the extent it relates to concerned branch। so branch का अगर फ्रॉड छपड़ में आता है तो ब्रांच ऑडिटर उससे डील करेगा, ठीक है। so ब्रांच में अगर कोई फ्रॉड निकलता है तो वो मेन ऑडिटर फिर डील नहीं करेगा, तो उसमें जो ब्रांच ऑडिटर है उसको पूरी जिम्मेदारी रहेगी कि उसको कैसे क्या डील करना है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे रिपोर्टिंग फॉर फ्रॉड सेक्शन नंबर 12 में बताया है। सो वैसे आपको पता है कि रिपोर्टिंग कहां पे होती है, याद है आपको, अगर फ्रॉड मिला तो कहां पे बताना पड़ता है, फ्रॉड मिला, बहुत बड़ा फ्रॉड मिला तो कहां बताएंगे, हाँ अच्छा एनसीएलटी को बता देंगे, एकदम कोर्ट चले जाएंगे सीधा। याद करो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में बताया था मैंने, 2 प्रकार के फ्रॉड होते हैं, देखो वहां लिखा है, वो वाले फ्रॉड जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं होते वो बोर्ड रिपोर्ट में लिखे जाते हैं। तो उसका मतलब है रिपोर्टिंग कहां होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, बड़े फ्रॉड की रिपोर्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, और छोटे फ्रॉड की रिपोर्टिंग कहीं नहीं होती, सिर्फ बोर्ड रिपोर्ट में बताए जाते हैं।
सो वहां पे बड़े फ्रॉड छोटे फ्रॉड भी बताया। 1 करोड़ के नीचे का फ्रॉड है तो छोटा फ्रॉड है, 1 करोड़ या उसके ऊपर का फ्रॉड इंक्लूडिंग 1 करोड़ तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट होता है। ठीक है, सो वो अपन देखेंगे सबसेक्शन 12 में ही बताया, यहीं पे हम अभी देखने वाले हैं। सो वो सेम रूल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे। रिपोर्टिंग फॉर फ्रॉड के जो रूल्स हैं ये ब्रांच ऑडिट में भी अप्लाई होते हैं। फिर provided that branch auditor shall prepare a report on the accounts of branch examined by him and send it to the auditor of the company who shall deal with it in his report in such manner as he considers necessary. So फिर से जाके ऑडिट नहीं करेगा, ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट देखेगा और उस हिसाब से वो अपना ऑडिट फिर खत्म करेगा। फिर ऑडिटर को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड फॉलो करेगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हुए तो हम कमेंट जरूर करेंगे, बट वो फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स, अब ये पता है आपको, ये कोई काम का नहीं, पढ़ चुके हमने एनएफआरए में। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना सकता है, एनएफआरए विल रिकमेंड इट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फॉर्म करेगा। तो ये सब अपन ने देख चुके हैं, तो वही दिया है। सो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और एडेंडम, एडेंडम यानी चेंजेस thereto as recommended by ICAI under CA Act in consultation with and after examination of recommendations by NFRA। तो NFRA से पूछ के बनाया जाता है। याद है आपको, पढ़े थे अपन NFRA में कि उनका काम ही है, NFRA का काम ही था कि ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाना। सो वो उसका मेन फंक्शन ही था। ठीक है, सो मैंने तो मिटा दिया होगा, बट आपके पास डायग्राम बना होगा उसका, मैं मिटा देता हूं। हाँ लिखा है देखो। तो एनएफआरए का काम था रिकमेंड द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये रिकमेंड करेंगे, उसमें भी आईसीएआई भी इनको रिकमेंड करेगा, उसके बाद फिर ये रिकमेंड करेंगे टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सही पढ़े थे अपन ने, तो वही चीज यहां लिखी हुई है। ठीक है, और जब तक कि ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाई नहीं होते सेंट्रल गवर्नमेंट के, तब तक के जो आईसीएआई ने बनाया है वो वाले ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स चालू रहेंगे। ठीक है, दोज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स शैल बी डीम्ड टू बी दी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, फिर ये कोई काम के नहीं है, ये वही एनएफआरए वाले पॉइंट है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वही एनएफआरए इसमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाएगा, फिर वो कौन सी क्लास ऑफ कंपनीज को अप्लाई होना वो सब बताएगा। एक ये पॉइंट है, ये आप ऑडिट में पढ़ोगे, यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। एक कारो होता है, तो एक्चुअली ये कारो का ही पॉइंट है, ये जो दिया है एनएफआरए। एक और एडिशनल रिपोर्ट होती है, कारो बोलते हैं उसको हम, कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, तो ये उसी का पॉइंट है वैसे। सो कारो जो होता है ये बना चुके हैं हमने। सो कारो 2016 अभी मेरे ख्याल से नया भी आया है, तो ऑडिट में आप पढ़ोगे हो कारो कौन सी कंपनीज को अप्लाई होता है। सो ऑडिट में वो इंपॉर्टेंट रहेगा। इनफैक्ट सर आपको पहले शायद वही पढ़ाते हैं डायरेक्टली कि ये रिपोर्ट में क्या क्या चीजें रहती है, और वहीं से शायद शुरुआत होती है अपनी। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी ऑडिट के लिए, यहाँ पे कोई खास काम का नहीं है। तो एक और रिपोर्ट होती है कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, तो ये भी एक प्रकार की रिपोर्ट है, इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स आपको बताना पड़ता है। So CARO is applicable to every company, including foreign company, as defined in clause 42 of section 2. So ऐसा है। चलो थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, बहुत स्लो चल रहे अपन। फिर notwithstanding anything contained in this, क्या हो गया in this section, ज्यादा हो रही क्या स्पीड, कम हो रही? ठीक है, अच्छा ठीक है ना, चलो ठीक है। So notwithstanding anything in this section, तो ये सब कोई काम के नहीं है, ऊपर जो दिए है ना ये सब कोई काम के नहीं है। ऑडिट में आप देखोगे वैसे यहाँ काम के नहीं है। हाँ, अब ये बताया है फ्रॉड के बारे में, notwithstanding anything contained in this section, तो इस सेक्शन में जो भी लिखा है, सिर्फ सब सेक्शन नहीं, पूरा सेक्शन ऊपर जितना भी पढ़ा हमने 143, इसमें जो भी लिखा है इसको ओवरराइड करते हुए अगर ऑडिटर को एक फ्रॉड छपड़ता है, तो फ्रॉड से रिलेटेड है। चलो मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, फ्रॉड में क्या होगा। ये थोड़ा बोरिंग है सेक्शन, बट ठीक है पढ़ना पड़ता है, कोई कोई सेक्शन बहुत लंबे और बोरिंग है।
तो रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर. तो रिपोर्टिंग बाय फ्रॉड ऑन फ्रॉड बाय ऑडिटर. तो फ्रॉड बाय ऑडिटर यानी ऑडिटर फ्रॉड नहीं कर रहा है, गलत मतलब मत निकालना उसका, तो फ्रॉड उसको छपड़ रहा है. तो यहाँ पे दो केस में अगर एक्चुअल फ्रॉड पकड़ा तब भी, या अगर उसको रीजंस टू बिलीव है, उसको लग रहा है शायद फ्रॉड होगा, तब भी ये रूल लगेगा. ठीक है. सो अगर फ्रॉड पकड़ा नहीं लेकिन उसको लग रहा है कि शायद यहाँ फ्रॉड होगा, तो फ्रॉड पकड़ना वैसे हमारी एकदम जिम्मेदारी नहीं होती कि हम जाके एकदम फ्रॉड ही ढूंढने लग जाए. तो शुरुआत में आपको लगता है, जब आप नए नए आर्टिकलशिप में जाओगे तो आपको लगेगा यार मैं जाता हूँ बड़ी सी कंपनी में, मस्त फ्रॉड वॉड ढूंढ देता हूँ, मस्त एकदम नाम हो जाएगा, ऐसा लगता है अपने को. लेकिन हमारा काम फ्रॉड ढूंढना नहीं होता एकदम. सो एक रूल होता है ऑडिट में, आप शुरुआत में पढ़ोगे, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग. वो वॉच डॉग है, रखवाली करने के लिए, वो देखते रहता है गड़बड़ तो नहीं हो रही, बट इज नॉट अ ब्लड हाउंड. तो जबरदस्ती के एकदम सवाल कर करके उनको खींच रहे, तंग कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए. हाँ, जितनी जरूरत है उतना तो पूछना चाहिए, बट इज नॉट अ ब्लड हाउंड. ब्लड हाउंड यानी ये दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, एक जो एकदम नोच लेता है और दूसरा जो सिर्फ नजर रखता है, कुछ गलत होगा तब वो भौंकेगा, नहीं तो कुछ नहीं करता. सो अपन जो है वो वॉच डॉग है, अपन लोग ब्लड हाउंड नहीं होते. तो ये रूल होता है, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग, इज नॉट अ ब्लड हाउंड. सो ऐसा बोला जाता है. सो अपन वॉच डॉग है, अपन लोग ये चेक करेंगे सिर्फ. ठीक है. सो ऐसा है. सो ये जो फ्रॉड है, या तो फ्रॉड है तो भी, या इवन इफ यू हैज द रीजंस टू बिलीव कि फ्रॉड होगा, तब भी ये रूल लगेंगे. तो दो प्रकार के फ्रॉड को क्लासिफाई किया गया है. एक छोटा फ्रॉड, सो फ्रॉड 1 करोड़ तक, और फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज्यादा. 1 करोड़ के ऊपर वाले फ्रॉड जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट किए जाते हैं. समझो एक ऑडिटर है, इसको फ्रॉड छपड़ा, सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा क्या? तो नहीं, पहले ये जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास या फिर ऑडिट कमेटी. तो ऑडिट कमेटी अगर है तो ऑडिट कमेटी को बताएगा, और ये 2 दिन के अंदर बताएगा, विद इन 2 days. इसको इन्फॉर्म करना है. जब उसने फ्रॉड ढूंढा वहां से 2 दिन के अंदर ही शुड इन्फॉर्म. इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 45 दिन में इसको रिप्लाई करेंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे. विद इन 45 days. तो 45 दिन का टाइम है, 45 दिन के अंदर ये लोग रिप्रेजेंटेशन देंगे. इसके बाद अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं आया तो भी, और रिप्रेजेंटेशन आया तो भी, दोनों ही केसेस में ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि ये रिपोर्ट कर दे टू सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेक्रेटरी के नाम से रिपोर्टिंग होती है. सेक्रेटरी ये जो सबसे सीनियर मोस्ट पोस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी एमसीए की. तो जब भी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा हूं दैट मीन्स एमसीए. हम नरेंद्र मोदी को लेटर नहीं लिखेंगे, सो हम लिखेंगे एमसीए को. ठीक है. सो ये आपको करना है विद इन 15 days. 15 दिन का टाइम है, 15 दिन के अंदर आपको ये बताना है, इन्फॉर्म करना है. और ये जब आप इन्फॉर्म करते हैं तो आपको ये आरपीईडी से भेजना है. आरपीईडी रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू. तो 2 प्रकार के रजिस्टर्ड पोस्ट होते हैं. एक नॉर्मल रजिस्टर्ड पोस्ट जिसमें आप एक रजिस्टर्ड पोस्ट का पैसा भरते हैं, फिर वो जब आपके घर पे आएगा लेटर लेके तो वो एक चिट्ठी लेके आता है, लेटर रहता है बहुत बड़ा, तो उसमें सबके नाम होते हैं, आप उस पर साइन करते हैं जैसे कुरियर वाले आते हैं उस प्रकार से. तो ये कहलाता है रजिस्टर्ड पोस्ट. ये नॉर्मल रजिस्टर्ड पोस्ट है. एक होता है जिसमें साथ में एक एक्नॉलेजमेंट लगा होता है. एक्नॉलेजमेंट यानी एक पोस्ट कार्ड टाइप होता है, वो आप लिफाफे में पहले जो भी खत वगैरह है वो डाल देंगे, लेटर डाल देंगे, उसके ऊपर से आप ये पोस्ट कार्ड जैसा चिपकाते हैं, इसको एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं. वो चिपकाते हैं, स्टेपल करते हैं उसको. फिर आगे जब वो आगे वाले के पास पहुंचता है
तो वो पोस्ट कार्ड निकाल लेता है अलग, पोस्ट कार्ड नहीं बोलना चाहिए उसको, गलत है। सो वो एक्नॉलेजमेंट है, वो निकाल लेता है उसको, उस पर भी साइन लेता है आगे वाले की, और वो आपके घर वापस आता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट ड्यू। सो जितने भी नोटिसेस भेजे जाते हैं ये RPAD से ही भेजते हैं हम जनरली, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट वापस आता है तो हमको पता लगता है उसने लिया या मना कर दिया, तो प्रूफ रहता है कि आगे वाले को पहुंचा, मैंने भेजा और ये आगे वाले को पहुंचा। सो एक्नॉलेजमेंट मेरे पास आ गया, दैट मीन्स ये आगे वाले को पहुंच चुका है। ठीक है, हाँ गूगल मीट है ये शायद, मीट एंड चैट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, वही काम रह गया अभी। अरे घर पे फैमिली तो घर पे होती है, ऐसी बात कर सकते हैं। ठीक है, हाँ टीम्स नहीं है, टीम्स अलग होता है, ये मीट है शायद। अच्छा टीम्स ही है, तो फिर टीम्स ये क्या है, ये भी तो टीम्स है, खैर छोड़ो, जाने दो। हाँ छोड़ो छोड़ो। सो आपको RPAD से भेजना है, सो आपको लेटर लिख के भेजना है, वो लेटर में पूरी डिटेल्स ऑफ फ्रॉड रहेगी, कौन सा फ्रॉड है, कैसा फ्रॉड है, फिर लेटर हेड पे होना चाहिए, साइन होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए, तो डेट भी लिखना जरूरी है, कौन सी तारीख को आपको मिला, कौन सी तारीख को आपने भेजा, तो ये सब चीजें रहेगी, तो ये सब डिटेल्स आप सेक्रेटरी को इन्फॉर्म करोगे। ठीक है, सो ऐसा है, और रिप्रेजेंटेशन क्या है वो भी चीज इसमें बताई होती है। और दूसरा जो फ्रॉड है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें ऑडिटर को जो फ्रॉड छपड़ता है, छपड़ना इन्हें प्राप्त होना, सो ऑडिटर इसको सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताएगा या ऑडिट कमेटी को, AC यानी ऑडिट कमेटी, पूरा लिखो लगे तो गड़बड़ मत करना, सर AC क्या, तो AC यानी ये नहीं, ऑडिट कमेटी। ठीक है, तो इसको ये इन्फॉर्म करेगा, क्या इधर नहीं है। ठीक है, तो ये फिर बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, ये सबके फॉर्म है, वैसे फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये सब चीजों के अलग अलग फॉर्म्स बताए गए हैं। हम्म 45 डेज के अंदर वो रिप्लाई भेजेंगे कि फ्रॉड के बारे में उनको पता था, नहीं पता था, और उनको क्या लगता है, क्या ये सही में फ्रॉड है, या एक्सप्लेनेशन होगा कि नहीं ये फ्रॉड नहीं है, तो वो चीज वो रिप्लाई भेजेंगे। चलो देख लेते इतना, बस इतना ही है इसमें। तो फ्रॉड, notwithstanding anything contained in this section, if an auditor of a company in the course of his performance of his duties has reasons to believe, सिर्फ उसको अगर रीजन भी है that offense of fraud, कि फ्रॉड हुआ है, इन्वॉल्विंग सच अमाउंट और अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब, ये रूल्स में प्रिस्क्राइब किया है कितने अमाउंट का फ्रॉड इज बीइंग और हैज बीन कमिटेड, तो या तो अभी हो रहा है या हो चुका है, इन द कंपनी बाय इट्स ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज, द ऑडिटर शैल रिपोर्ट, कंपल्सरी है, द मैटर टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब। तो इसके लिए हमको रूल्स देखना पड़ेगा, रूल नंबर 13 दिया हुआ है, नीचे ही दिया है, तो रूल नंबर 13 में ये बताया गया है। प्रोवाइडेड अदर फ्रॉड इन्वॉल्विंग लेसर देन द स्पेसिफाइड अमाउंट है, तो यहां सिर्फ जो स्पेसिफाइड अमाउंट से ज्यादा वाला है वो जाएगा, और स्पेसिफाइड अमाउंट है 1 करोड़ रुपए। द ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू ऑडिट कमिटी या फिर बोर्ड, इन अदर केसेस विद इन सच टाइम, तो जब ऑडिट कमिटी है तो ऑडिट कमिटी, नहीं तो बोर्ड, विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब। तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट कंपनीज हुज ऑडिटर्स हैव रिपोर्टेड फ्रॉड्स under this subsection to audit committee or board but not reported to central government, यानी जो छोटे वाले फ्रॉड थे इसको कहां डिस्क्लोज करना पड़ता है, shall disclose the details about such fraud in the board's report in such manner as may be prescribed। ठीक है, so रूल्स जो है वो आगे दिए हुए हैं, देखते हैं क्या करके। रूल नंबर 13, so रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स बाय ऑडिटर एंड अदर मैटर्स, जो रूल्स है वो पूरा डायग्राम में कवर हो गया, एक बार पढ़ना है बस। इफ द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस, पहले तो ये ऊपर का छापा है, इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज और एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैज रीजंस टू बिलीव, अगर उसको सिर्फ रीजन भी है कि शायद फ्रॉड होगा, विच इन्वॉल्व्स और इज एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व इंडिविजुअली, इंडिविजुअली ये फ्रॉड देखे जाते हैं। मुझे 2 फ्रॉड मिले, दोनों 50-50 लाख के थे,
तो ये फ्रॉड्स रिपोर्ट नहीं होंगे। इंडिविजुअल फ्रॉड 1 करोड़ के ऊपर होगा तो 2 फ्रॉड मिले, एक 1 करोड़ के ऊपर है, एक 20 लाख का है, तो 20 लाख वाला रिपोर्ट नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 1 करोड़ वाला होगा। सो इंडिविजुअली वो फ्रॉड रिपोर्ट होंगे, ठीक है। सो एग्रीगेट नहीं करना है आपको, इंडिविजुअली। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1 करोड़ और अबव, 1 करोड़ या उसके ऊपर के फ्रॉड is being or has been committed against the company by its officer or employee, the auditor shall report the matter to central government. रिपोर्ट कैसे की जाएगी तो वो बताया एज अंडर, ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू बोर्ड, पहले बोर्ड को या ऑडिट कमेटी को बताना है एज द केस में भी, इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days of his knowledge of fraud, seeking their reply or observations within 45 days। 45 days में वो रिप्लाई देंगे, ऑब्जर्वेशंस क्या थे, उनको क्या लग रहा है वो बताएंगे। On receipt of such reply or observations, the auditor shall forward the report and reply or observations of the board on or the audit committee along with his comments on such reply or observations to the central government within 15 days। तो 15 दिन के अंदर आपको ये रिपोर्ट कर देना है, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन। फिर इन केस द ऑडिटर फेल्स टू गेट द रिप्लाई और ऑब्जर्वेशंस, सो अगर ऑडिटर को रिप्लाई नहीं आता है 45 डेज के अंदर, तो फिर भी वही है 15 दिन के 45 डेज तक रुकेगा, उसके बाद 15 दिन के अंदर नेक्स्ट 15 डेज के अंदर ही विल सेंड द लेटर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। रिप्लाई आया तो जब रिप्लाई आया वहां से 15 दिन के अंदर, और रिप्लाई नहीं आया तो जब 45 डेज खत्म होते हैं वहां से 15 दिन के अंदर। सो इन केस ऑडिटर फेल्स, तो एक्चुअली ऑडिटर फेल नहीं हो रहा है, बोर्ड फेल हो रहा है, बोर्ड फेल्स टू गिव रिप्लाई। हाँ, in case the auditor fails to get reply or observation from board or audit committee within the specified period of 45 days, he shall forward his report to central government along with a note containing that the details of his report that was earlier forwarded to the board। तो वही रिपोर्ट वो इनको बताएगा और ऑडिट कमिटी for which he has not received any reply or observations, ठीक है। फिर रिपोर्ट किसको भेजना है, सेक्रेटरी के नाम से भेजना है आपको, एमसीए को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी एमसीए इन सील्ड कवर, तो सील्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यूस होना चाहिए, तो सील्ड ही भेजते, खुला लिफाफा भेजते क्या अपन, तो नहीं, ये बकवास के पॉइंट है, बट लिखे हुए हैं। सो आरपीडी, अच्छा स्पीड पोस्ट भी है, और स्पीड पोस्ट एंड फॉलोड बाय एन ईमेल, तो साथ में एक ईमेल कंफर्मेशन भी भेजना है आपको कि हमने लेटर भेजा है। रिपोर्ट शेल बी ऑन द लेटर हेड, ये भी बकवास से पॉइंट है, लेटर हेड पे होना चाहिए, उसमें कम्युनिकेशन एड्रेस होना चाहिए आपका, बाकी की डिटेल्स होना चाहिए, एंड मेंबरशिप नंबर और साइनिंग होना चाहिए, साइनिंग डेटिंग ये सब होना चाहिए, ठीक है। डेटिंग यानी वही जो आप सोच रहे हैं, डेटिंग यानी डेट लिखी होगी, पता नहीं आज ज्यादा ही तकलीफ दे रहे हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट शेल बी ऑन द लेटर हेड, तो लेटर हेड पे लिखो बोलते हैं, ठीक है। ऑफ द ऑडिटर कंटेनिंग पोस्टल एड्रेस, ई वाला पॉइंट कर रहा हूं मैं, पेन काम नहीं कर रहा है। फिर ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर एंड बी साइन बाय द ऑडिटर विथ हिज सील एंड शैल इंडिकेट हिज मेंबरशिप नंबर। तो ये ब्रांच ऑडिटर को छपेगा, तो ये काम ब्रांच ऑडिटर करेगा, ठीक है। तो रिपोर्ट शैल बी इन द फॉर्म स्पेसिफाइड, तो एडीटी 4 नाम का एक फॉर्म है, उस फॉर्म में आप गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हो, ठीक है। अभी ये रिपोर्ट में और क्या क्या रहेगा, ये जनरल से पॉइंट है कि आपको जो 2 दिन के अंदर बताना है, तो नेचर ऑफ फ्रॉड अलॉन्ग विद डिस्क्रिप्शन की किस प्रकार का फ्रॉड मिला है और कौन सा मोडस ऑपरेंडी है उसका, मोडस ऑपरेंडी यानी किस मोड से उसको किया गया है। तो अलग अलग प्रकार के फ्रॉड होते हैं, जैसे कि एक सेकंड में रिस्टार्ट मार देता हूं, तब तक आपको बता देता हूं। सो फ्रॉड अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो वो कौन से प्रकार का फ्रॉड है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि छोटा छोटा अमाउंट इकट्ठा करके बड़ा फ्रॉड कर लिए, ऐसा भी होता है। ऐसे बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हो चुके हैं पुराने जमाने में। सो ऐसा जैसे समझो मेरे अकाउंट से एक एक पैसा गायब कर देते हैं और फिर वो टोटल अमाउंट बड़ा हो जाता है और वो अपने अकाउंट में जमा हो जाता है, इस प्रकार के फ्रॉड होते हैं। फिर और बहुत प्रकार के फ्रॉड है, तो ये कौन से प्रकार का फ्रॉड था ये चीज मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। सो इसमें अमाउंट इन्वॉल्व भी कितना है वो टोटल रहेगा या एक्सपेक्टेड जो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि जरूरी नहीं कि फ्रॉड हो चुका है, अगर फ्रॉड है ये हमको अंदाजा भी है, हमको लग रहा है कि फ्रॉड हो रहा है, तो भी हमको रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। सो अगर फ्रॉड एक्चुअल में नहीं भी मिला है बट एक अंदेशा है कि फ्रॉड होगा, तो सेम रूल्स यहां पे अप्लाई होंगे।
अब चल जाएगा शायद। इंडियंस का बहुत सही रहता है कि कुछ भी खराब हुआ है तो सीधा रीस्टार्ट मार दो, रीस्टार्ट किए कि ठीक हो जाता। ठीक है, हाँ। तो एडीटी 4 में होना चाहिए। फिर इन केस ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग लेसर देन द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सब रूल 1, ऑडिटर शैल रिपोर्ट इट टू ऑडिट कमिटी। सो दोनों ही केस में सेम चीज होती है, लेकिन जो आप डिटेल बताते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा डिटेल में जाएगा। सो ऑडिट कमिटी या बोर्ड इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days। तो ऊपर कौन सी चीज बताया, ऊपर पहले बताया वो जो रिपोर्टेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट है। सो ये वाला जो है ऊपर वाला, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट हो रहा है। अरे तो ये हो जा, ठीक है। सो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट होने वाला है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। और फिर थर्ड पॉइंट जो है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं होने वाला उससे रिलेटेड बताया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं हो रहा है, जो सिर्फ ऑडिट कमेटी को बता रहे या बोर्ड को बता रहे, तो उसमें भी आपको 2 दिन का टाइम है। 2 दिन के अंदर आप ये बताएंगे नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, अप्रोक्सीमेट अमाउंट एंड पार्टीज इन्वॉल्व। फिर फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ईच फ्रॉड रिपोर्टेड टू ऑडिट कमेटी ड्यूरिंग द ईयर शैल बी डिस्क्लोज्ड इन बोर्ड रिपोर्ट। तो बोर्ड रिपोर्ट में फ्रॉड के बारे में बताया जाता है। तो नेचर ऑफ फ्रॉड डिस्क्रिप्शन के साथ अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व, पार्टीज इन्वॉल्व एंड रेमेडियल एक्शंस टेकन। और सेम रूल्स लगते हैं टू कॉस्ट ऑडिटर, अगर कॉस्ट ऑडिट में फ्रॉड छपड़ता है तो, सेक्रेटरियल ऑडिटर अगर सेक्रेटरियल ऑडिट में फ्रॉड छपड़ता है तो। कॉस्ट ऑडिट हमको पढ़ना है, सेक्रेटरियल ऑडिट हमारे कोर्स में नहीं है। सो आपको सिंपल पूरे रूल्स के हिसाब से इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे एडीटी 4 नाम का फॉर्म है तो उस फॉर्म में आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो उसमें पूरी डिटेल होती है कि कौन कौन सी चीज है, अमाउंट कितना था, कौन सी पार्टीज है, ये सब चीजें आपको बताना पड़ता है। तो ये जो आगे के 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट किसको लग रहे हैं, ये नॉट रिपोर्टेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट है 3 और 4, और 1 और 2 जो रिपोर्टेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला फ्रॉड है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है। और ये जो बोर्ड को बताना है सिर्फ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बताना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी। ठीक है, और ये तो कॉमन प्रोविजन है। तो बस ऐसा है, इस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है आपको रूल नंबर 13 पे। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर आपको फ्रॉड छपा तो कैसे बताओगे, ठीक है, आरपीएडी से बताना है। फिर ये सब लिखना पड़ेगा आपको कि सील एनवेलप में होना चाहिए, फिर लेटर हेड पे होना चाहिए, आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स होना चाहिए, एड्रेस हो गया, बाकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो गई, साइन होना चाहिए, शैल इंडिकेट मेंबरशिप नंबर, ये सब चीजें बताइए। फिर अब कभी ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर ने बताया फ्रॉड है, एक्चुअल में फ्रॉड था नहीं, क्योंकि हमने देखा कि अगर उसको सिर्फ अंदाज भी है, उसको लग रहा है शायद फ्रॉड होगा, तो भी वो रिपोर्ट कर सकता है। तो ऐसे केस में ये नहीं माना जाएगा कि वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, उसने गलत बता दिया, गलत जानकारी दे दिया, गलती से उसने फ्रॉड रिपोर्ट कर दिया, जबकि एक्चुअल फ्रॉड नहीं था। सो उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए जाएंगे अगर वो गुड फेथ में कर रहा है तो। वही बोला है, नो ड्यूटी टू विच एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी में बी सब्जेक्टेड टू शैल बी रिगार्डेड एज हैविंग बीन कॉन्ट्रावीन्ड बाय रीजन ऑफ हिज रिपोर्टिंग द मैटर रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 12 इफ इट इज डन इन गुड फेथ। ठीक है, तो गुड फेथ में अगर वो कुछ कर रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस यानी वैसा का वैसा अप्लाई टू कॉस्ट अकाउंटेंट जो कॉस्ट ऑडिट कर रहा है अंडर 148 एंड कंपनी सेक्रेटरी जो सेक्रेटरियल ऑडिट कर रहा है अंडर सेक्शन 204, तो उनको भी सेम फ्रॉड वाले रूल्स अप्लाई होंगे। फिर ये कोई काम का नहीं है, if auditor cost accountant do not comply with the provisions, तो लिस्टेड कंपनी की केस में पेनल्टी ऑफ 5 लाख रुपीज है, अदर देन लिस्टेड कंपनी पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीज है। सो वो अपने ऊपर लग रही है, बट फिर भी पूछे जाने के चांस न के बराबर है। फिर 147 बचा है और 140 बचा है, ये 2 बचा है। ब्रेक होना क्या, आज कर डालेंगे अपन दोनों, हो जाएगा। सो हाँ, हो जाएगा आराम से, ब्रेक ले लेते एक, क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं, 147 में कुछ नहीं है, 140 है, वो थोड़ा रहेगा उसमें बताने का, तो वो देखते हैं अपन। तो ठीक है, एक ब्रेक ले लेते, 5-6-7 मिनट का ले लो, 3:30 बजे वापस मिलते हैं अपन। चलो 147 ये पढ़ लेते हैं।
और 140 ये आपके सिर्फ 148 जो है ये सिर्फ इसमें भी ये वाला कोई काम का नहीं है, ये सिर्फ दिया हुआ है, लेकिन इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं 148 पे, ये सिर्फ आपके लिए दिया हुआ है यहाँ पे। एक काम करते हैं, पहले 140 देखते हैं, 140 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पहले निपटाते हैं। तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा। रिमूवल और रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस। याद करो स्पेशल नोटिस, याद आ रहा है कुछ? स्पेशल नोटिस। तो अगर आप किसी भी ऑडिटर को उसके कार्यकाल खत्म होने के पहले निकालना चाहते हैं, तो कार्यकाल यानी टर्म कितना होता है? 5 साल का। तो 5 साल के टर्म के पहले अगर आप उसको निकालना चाह रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको 140 फॉलो करके निकालना अलाउड है। सो 140 में एक तो स्पेशल नोटिस का प्रावधान है, सो स्पेशल नोटिस दिया जाएगा 115 के तहत, लेकिन यहाँ पे उसके बाद ही 140 अप्लाई होगा। सो 140 में बताया पहले स्पेशल नोटिस आना चाहिए, उसके बाद इसकी जानकारी दी जाती है टू द मेंबर्स कि एक स्पेशल नोटिस आया है कि ये ऑडिटर को हम अपॉइंट ना करें, तो एजीएम में अपॉइंट ना करें या फिर बीच में कभी निकालना है तो उसके लिए स्पेशल नोटिस आया है, तो ये चीज बताई जाती है। फिर ऑडिटर को भी बताया जाता है कि देखो भैया तुम्हारे खिलाफ स्पेशल नोटिस आया है कि तुमको अपॉइंट नहीं करना है। ऑडिटर को अधिकार होता है कि वो बता सकता है, वो बोल सकता है कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया हो और मैं एक रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूं, तो वो लिख के एक रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, अपने बारे में बता सकता है कि मैंने पूरा अच्छे से काम किया, कोई गड़बड़ नहीं है। सो उसको ये अधिकार होता है। इसके अलावा उसका अधिकार होता है कि वो मीटिंग में बोल सकता है, जब मीटिंग होने वाली है तो मीटिंग में आके वो बोलने का अधिकार रखता है। ही हैज अ राइट टू बी हर्ड एट द मीटिंग। ये जो बोलने का अधिकार है, हाँ ये जो बोलने का अधिकार है ये क्योंकि मीटिंग में होता है, इसीलिए ये वाले जो रेजोल्यूशंस होते हैं ये कभी भी पोस्टल बैलेट से पास नहीं किए जाएंगे। सो सेक्शन नंबर 140 का रेजोल्यूशन जो रहेगा ऑडिटर को रिमूव करने का, क्योंकि इसमें ऑडिटर को एक बोलने का अधिकार है, तो ये पोस्टल बैलेट से करोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पोस्टल बैलेट कर दिया, लोग घर पे बैठे वोटिंग कर रहे हैं, वो बेचारा इधर बोल रहा है मैंने तो अच्छे से काम किया था, कोई सुन ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको बताया था ऐसे रेजोल्यूशन छोड़ के जिसमें ऑडिटर का रिमूवल हो रहा है या ऑडिटर को बोलने का अधिकार है या फिर डायरेक्टर को बोलने का अधिकार है, ये रेजोल्यूशन छोड़ के और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन छोड़ के आप बाकी कोई भी रेजोल्यूशन को पोस्टल बैलेट से पास कर सकते हैं। तो आप अगर पोस्टल बैलेट जाके पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। सो रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, तो दोनों चीज को लगता है रिमूवल को भी अप्लाई होता है एंड रेजिग्नेशन को भी अप्लाई होता है जब वो खुद रिजाइन कर रहा है। एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस, Section 140 provides removal, resignation and giving of special notice. According to this section, removal of auditor before expiry of his term, तो उसके टर्म एक्सपायर होने के पहले ही अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो तब तक नहीं किया जा सकता जब तक स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना हो और जब तक अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट न ली जाए। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। सो द ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 में जो भी ऑडिटर अपॉइंट किया गया हो, वो फर्स्ट ऑडिटर हो, सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो, कैजुअल वैकेंसी हो, कोई भी ऑडिटर, सो 139 में सभी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट है, गवर्नमेंट कंपनी के भी नॉर्मल कंपनी के भी। सो इनको आप रिमूव कर सकते हैं, मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ओनली बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ अ कंपनी आफ्टर ऑब्टेनिंग दी previous approval of central government in that behalf in the prescribed manner। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको डेलीगेट कर दिया है टू रीजनल डायरेक्टर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि रीजनल डायरेक्टर तुम ये देख लेना, सो वो परमिशन देता है। Provided that before taking any action under this subsection, the auditor concerned shall be given a reasonable opportunity of being heard। ठीक है, तो इसको एक ऑडिटरम पार्टम दिया जाएगा। सो ऑडी यानी कार नहीं दी जा रही इसको, सो ऑडी अल्टेरम पार्टम, तो यानी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो बोलने का मौका, ठीक है। ऑडी यानी सुनना, सो उसको सुनना चाहिए, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसी को हम बोलते हैं ऑडी अल्टेरम पार्टम, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं, तो ठीक है, देखे हो आपने बहुत सारे। एज पर रूल्स में बताया आपको ऑडिटर को रिमूव करना है तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक लेटर लिख के भेजो। लेटर का फॉर्मेट है ADD 2 accompanied by the fees as provided for this purpose under company's registration of
रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स एंड फीस रूल्स। एप्लीकेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय बोर्ड। इसका डायग्राम बनाऊं कि जरूरत नहीं है, वैसे सिंपल है। इसमें ऐसा होता है, देखो सबसे पहले कुछ मेंबर्स होंगे, ये लोग नोटिस देते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पेशल नोटिस, स्पेशल नहीं स्पेशल। ये कंपनी को आएगी, कंपनी को जब ये स्पेशल नोटिस आई तो कंपनी सबसे पहले तो बोर्ड मीटिंग बुलाएगी कि देखो भैया ऐसा आया है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलेंगे और इन लोग फिर मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि हमको सब मेंबर्स को नोटिस भेजना है। ये स्पेसिफाइड मेंबर्स होंगे, ये हर मेंबर कवर नहीं होता इसमें, तो ये कुछ मेंबर्स होंगे, सिलेक्टेड मेंबर्स। तो खुद इन लोग गिनती के कुछ सिलेक्टेड 10-15 मेंबर्स हो सकते हैं। 1% का शेयर होल्ड करना चाहिए, 5 लाख के शेयर कैपिटल पढ़े थे अपन, याद है? 1% की शेयर होल्डिंग, 5 लाख के शेयर कैपिटल, पेड अप वैल्यू, याद है? सो वो व्यक्ति नोटिस देगा कंपनी को, कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग लेगी, इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नोटिस भेजते हैं, नॉर्मल नोटिस टू मेंबर्स। ये है मेंबर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स को नोटिस तो भेज ही देते हैं मीटिंग लेने के, लेकिन इसके पहले इनको अप्रूवल लेना है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेलीगेट कर दिया है रीजनल डायरेक्टर्स को, ठीक है, अप्रूवल लेना है। अब ये अप्रूवल कब लेना है? बोर्ड मीटिंग के बाद। देखो पहले तो बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होगा, तो सबसे पहले काम होता है बोर्ड मीटिंग होने का। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आप एप्लीकेशन तो करते हैं, बट ये आफ्टर बोर्ड मीटिंग होगा। कहीं लिखा होगा यहाँ, हाँ ये है, एप्लीकेशन शैल बी मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज ऑफ रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड। बोर्ड मीटिंग के बाद, स्पेशल रेजोल्यूशन बाद में पास होगा, ये आपको पहले करना है, प्रायर अप्रूवल है, बट बोर्ड मीटिंग के बाद में, ठीक है। तो बोर्ड मीटिंग होगी, उसमें 30 दिन के अंदर फिर इनको भेजा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 60 दिन के अंदर फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो 60 दिन भी होगा, ये लिखा है 60 डेज। कंपनी शैल होल्ड द जनरल मीटिंग विद इन 60 डेज ऑफ रिसीट ऑफ अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो 60 दिन का टाइम रहेगा। सो यहाँ पे 30 डेज का टाइम है, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब अप्रूवल दिया, यहां से फिर मीटिंग, जो मेंबर्स की मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग, तो ये जनरल मीटिंग होना चाहिए विद इन 60 डेज ऑफ अप्रूवल, ठीक है। सो ऐसा है। अब इसके अलावा 60 डेज ऑफ रिसीट ऑफ अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। और एक और काम किया जाता है, कंपनी क्या करेगी, कंपनी ऑडिटर को भी ये चीज बताएगी। ऑडिटर को 2 अधिकार होते हैं। ऑडिटर एक रिप्रेजेंटेशन लिख के दे सकता है, रिप्रेजेंटेशन लिख के दे सकता है, नॉट एक्सीडिंग अ रीजनेबल लेंथ, एक रीजनेबल लेंथ में वो बताएगा कि देखो भाई मैंने तो सब सही किया था। और वो ये बोल सकता है कि ये रिप्रेजेंटेशन को मेंबर्स की मीटिंग में पढ़ा जाए कि मैं ये लेटर लिख के दे रहा हूं, मेरी ड्यूटी मैंने पूरी अच्छे से किया था, तो ये चीज को पढ़ा जाए। प्लस इसको एक एडिशनल राइट होता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो ये 2 राइट है उसको। तो पहला राइट ये है, रिप्रेजेंटेशन उसका पढ़ा जाए, दूसरा राइट है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए। तो ये 2 अधिकार उसको प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये तब की बात हो रही जब ऑडिटर को निकाला जा रहा है। रेजिग्नेशन में अलग रूल लगते हैं, रेजिग्नेशन थोड़ा अलग रहेगा, इसी सेक्शन में कवर होता है, बट अभी हम सिर्फ पहले उसको निकालने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रेजिग्नेशन में वो खुद छोड़ के जाएगा, तो वो देखेंगे अपन क्या होता है। तो इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे हम, एक जब हम निकाल रहे हैं
और दूसरा जो वो खुद छोड़ के जा रहा है, दोनों सेक्शन 140 में कवर होते हैं। तो सेक्शन 140 में हमेशा स्पेशल नोटिस नहीं लगेगा, खुद छोड़ रहा है तो वहां थोड़ी स्पेशल नोटिस लगेगा, तो वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन वहां भी गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि वो क्यों छोड़ रहा है। तो ऐसा है, चलो देखते हैं। बस ये स्टेप्स है, ये आगे स्टेप वाइज लिखा है, इसीलिए मैं पूछ रहा था डायग्राम बनाना कि नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं थी, वहां पे लिखा हुआ है पूरा स्टेप वाइज लिखा है, पॉइंट वाइज। तो बुक में आप देखोगे तो आगे लिखा हुआ है। ठीक है, आखिर में आपको ऐसा लगता होगा ना खत्म हो जाए क्लास जल्दी से, है ना, बस इसीलिए मैं डायग्राम नहीं बनाने चाह रहा था, बट मैं सोचा नहीं बना देते हैं। तो शुरुआत में बड़ा मजा आता है सर, 3 तरीके से बताएंगे तो भी मजा आता है, एकदम 3 तरीके से बताऊंगा मैं, ऐसा डायग्राम वैसा डायग्राम, तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो बाद में लेकिन ऐसा लगता है यार अब क्या हो जाए बस, तो इसीलिए नहीं बना रहा था, बट मुझे लगा जरूरत है तो बना दिया। देख लो, सो देखो वही दिया है स्टेप्स, तो आप यही लिख दोगे तो चलेगा, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। सो स्पेशल नोटिस इज रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टर या मेंबर्स फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर, बोर्ड मीटिंग होगी, फिर एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट 82 में विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग, अप्रूवल आएगा, अप्रूवल आने के बाद स्पेशल नोटिस टू बी सेंड फॉर एजीएम। सो एक्चुअली इसको नोटिस लिखो और एजीएम को काट के जनरल मीटिंग लिखो। अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद नोटिस टू बी सेंड फॉर एजीएम, ठीक है, वो जो एजीएम होगी उसका नोटिस है, ये गड़बड़ है यहाँ। तो नोटिस टू बी सेंड फॉर जनरल मीटिंग, ठीक है। सो कोई भी जनरल मीटिंग हो सकती है, जनरली एजीएम ही रहेगी, बट कोई भी जनरल मीटिंग हो सकती है। आप अगर बीच में ही निकाल रहे हैं एक ऑडिटर को तो भी सेम प्रोसीजर लगती है, ठीक है। तो एजीएम नहीं होने वाली अभी, तो भी आप निकालना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस लगेगी। फिर ऑडिटर शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, क्योंकि उसके ऊपर एक्शन ली जा रही है, तो बिना कुछ बताए एक्शन नहीं ली जा सकती, एक रीजन होना चाहिए। ऑडिटर रिमूवल कैन बी डन ओनली थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन एंड ऑडिटर विल बी रिमूव्ड, ठीक है। सुरेश है, चार्टेड अकाउंटेंट है, अपॉइंट किया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंटेड ऑडिटर को भी आप ऐसे ही हटा सकते हैं? तो यस, सेक्शन में वर्डिंग्स लिखिए, कोई भी ऑडिटर जो 139 में अपॉइंटेड है, 139 में फिर वो फर्स्ट ऑडिटर हो, कैजुअल वैकेंसी हो या सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो, सबके लिए सेम रूल लगेगा। सो फर्स्ट ऑडिटर था सुरेश, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, तो फर्स्ट ऑडिटर, या कैजुअल वैकेंसी भी हो सकती थी। कंपनी इन जनरल मीटिंग रिमूव्ड मिस्टर सुरेश विदाउट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अपॉइंटेड गुप्ता जी को एज ऑडिटर इन हिज प्लेस। In this case, first auditor appointed by board of directors can be removed in accordance with provisions of 140, और इसीलिए removal is not valid without seeking approval of central government, तो ये valid नहीं है। The company contravened the provisions of the act, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना जरूरी है, उसके बाद ही आप ये कार्य कर सकते हैं। Resignation by auditor, अब यहाँ पे 2 और 3 लगता है, जब वो खुद रिजाइन करना चाहता है। ये सब फॉर्म्स लाइन से हैं, ये ADT 1 है, जब हम ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करते हैं तो उसका एक फॉर्म फाइल होता है। तो आपको मैंने बताया था, मैंने फॉर्म नहीं बताया पर मैं बता देता हूँ, अभी काम का नहीं है, याद रखने की आवश्यकता नहीं है, एकदम सेकंड पेज पे दिखेगा आपको। सेकंड पेज पे ये आपको 15 डेज में बताना पड़ता है, इसका फॉर्म होता है ADT 1। 15 डेज में कंपनी विल इन्फॉर्म टू रजिस्ट्रार कि हमने शर्मा जी को ऑडिटर अपॉइंट किया है, तो ये ADT 1 में होता है, ठीक है। फिर ADT 2 गवर्नमेंट वाला जो अभी हमने फॉर्म देखा, ये ADT 2 था, ये ADT 2, ठीक है, ऐसा है। और ये ADT 3 है अभी, ADT 3। रेजिग्नेशन बाय द ऑडिटर, तो ऑडिटर जब खुद रिजाइन करना चाहता है तो उसको बताना पड़ेगा। सो द ऑडिटर हु हैज रिजाइन फ्रॉम द कंपनी शैल फाइल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन। सो ये बाद में करेगा, तो इसने रिजाइन कर दिया, इसके बाद ये इन्फॉर्म करेगा टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मींस यहाँ रजिस्ट्रार को बताते हैं, गवर्नमेंट के पास नहीं भेजना पड़ता, बट रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रार एज वेल एज कंपनी की वो क्यों रिजाइन कर रहा है, और अगर गवर्नमेंट की कंपनी थी तो यहाँ पे सीएजी को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सीएजी ने अपॉइंट किया था, तो सीएजी को भी इन्फॉर्म किया जाता है इन एडिशन।
So auditor who has resigned from the company shall within a period of 30 days from the date of resignation a statement in prescribed form with the company and so उसको फाइल करना है statement with company and registrar and in case government company auditor should also file the statement with CAG indicating the reasons and other facts as may be relevant with regard to his resignation. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, उसने छोड़ दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, उसके बाद 30 दिन के अंदर उसको इन्फॉर्म करना है. If auditor does not comply with the provisions of subsection 2, he or it shall be liable for a penalty of 50,000 rupees or an equal amount or an amount equal to the remuneration of the auditor whichever is less and continuing failure में 500 रुपए per day subject to maximum of 2 lakh rupees. So ये भी वैसे कोई खास काम का नहीं है. तो पेनल्टीज है अपनी ऊपर लग रही है, बट इस पे क्वेश्चंस नहीं पूछे. पहले मुझे लगता था इस पे क्वेश्चन पूछेंगे, बट नहीं पूछे गए कभी, तो अभी चांस नहीं के बराबर ही है. सो ठीक है, अच्छी बात है. हाँ नहीं, रिजिग्नेशन में थोड़ी लगेगा. रिजाइन कर रहा हूं, मेरे को नहीं करना ऑडिट, तो मैं छोड़ सकता हूं, तो उसमें मेंबर्स का अप्रूवल थोड़ी लगेगा. अब जैसे समझो आप वो अपॉइंटमेंट बोल रहे हैं, अपॉइंटमेंट में लगेगा. कैजुअल वैकेंसी का सोच रहे हैं आप, उससे कंफ्यूज कर रहे हैं. तो ये कैजुअल वैकेंसी अभी हो रही है, उसके बाद जब नया ऑडिटर अपॉइंट होगा तब वो मेंबर्स का रेजोल्यूशन लगेगा. रेजोल्यूशन यानी उनका एक रेटिफिकेशन किया जाता है. सो अपॉइंटमेंट तो बोर्ड कर देता है, बट रेटिफिकेशन होगा. तो रिमूवल में नहीं है. जब दूसरा अपॉइंट होगा, ये जैसे रिजाइन कर रहा है तो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई. अब इसके बाद 30 दिन के अंदर दूसरे को अपॉइंट करना है. सो जब वो दूसरे को अपॉइंट करेंगे तब फिर हमको अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम मेंबर्स. फिर सबसेक्शन 4 ये भी सिमिलर है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है. इसमें ये लिखा है कि अपॉइंटिंग ऑडिटर अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर. सो इसमें हम स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट मत करो. तो सबसेक्शन 1 कभी भी अप्लाई किया जा सकता है. सबसेक्शन 1 का इस्तेमाल मैं बीच में भी कर सकता हूं. साल चालू है, बीच में मुझे लग रहा है कि ये ऑडिटर को हटा देना है, सबसेक्शन 1 में फॉलो करूंगा. लेकिन जब एजीएम में हटाना है, एजीएम होने वाली है, मुझे पता है कि ऑडिटर फिर से अपॉइंट हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता, तो मैं सबसेक्शन 4 फॉलो करूंगा. ठीक है, तो सिमिलर ही है वैसे, बट दोनों में फर्क यही है, सबसेक्शन 1 अप्लाई होता है, इसीलिए मैंने वहां एजीएम कटवाया आपको. सो एजीएम वहां पे जरूरी नहीं है, वहां कोई भी जनरल मीटिंग हो सकती है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एजीएम में होगा. ये जो कार्य है ये एजीएम में होगा. अपॉइंटिंग ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर. सो एजीएम में वो रिटायर हो रहा था और मैं बोल रहा हूँ कि इस ऑडिटर को फिर से अपॉइंट मत करो. सो मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिक वो रिमूव होता था, फिर से अपॉइंट हुआ होता, बट मैं बोल रहा हूँ इसको अपॉइंट मत करो. तब ये सबसेक्शन 4 लगेगा. सो सबसेक्शन 1 लगता है जब मैं रिमूव कर रहा हूँ, रिमूवल हो रहा है ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म. सो ये मैं साल के बीच में भी कर सकता हूँ. सो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ये जनरल मीटिंग करवा दिया, एजीएम काटने बोला. ठीक है, सो क्योंकि ये कभी भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है. जबकि सबसेक्शन 4 जो है ये एजीएम में होगा, क्योंकि साल खत्म हो रहा है और एजीएम होने वाली है. वो फिर से अपॉइंट होने वाला था. जैसे मैं हूं ऑडिटर रिलायंस इंडस्ट्रीज का, अब कुछ लोगों ने नोटिस भेज दिया कि शर्मा जी को फिर से रीअपॉइंट मत करो, तो ये वाला सेक्शन लगेगा. सो एक्सप्रेसली प्रोवाइडिंग दैट रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी अपॉइंटेड. ठीक है, तो कोई और को अपॉइंट करना है. सो सबसेक्शन 4 में वो अप्लाई होता है. तो ये सिर्फ एजीएम में होगा, एनुअल जनरल मीटिंग. सो स्पेशल नोटिस यहां भी सेम है, स्पेशल नोटिस मिलना चाहिए. shall be required for a resolution at an annual general meeting appointing an auditor a person as auditor a person other than retiring auditor or providing expressly that retiring auditor shall not be reappointed except where retiring auditor has completed a consecutive term of tenure of 5 years or as the case may be 10 years. So अगर 5 साल कंप्लीट हो गए तो ये फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है. ठीक है, 5 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो गए तो वो ऑडिटर के बदले दूसरे को अपॉइंट करेंगे, तो वहां पे ये रूल नहीं लगेगा क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वैकेट हो रहा है. लेकिन अगर वो 5 साल होने के हैं, उसके पहले 4 साल हो गए थे, उसके बाद ऑडिटर को हटाना चाह रहे हैं हम, तो ऐसे केस में फिर ये वाला रूल अप्लाई होगा. या 10 साल होने के हैं और फर्म के केस में हम ऑडिटर को चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये वाला रूल अप्लाई होगा. और ये सिर्फ एजीएम में होगा, एनुअल जनरल मीटिंग. ठीक है, समझाना डिफरेंस 1 और 4 में. सो 1 में आप ये कभी भी यूज कर सकते हैं, जब आप बीच में भी अगर ऑडिटर को हटाना चाहते हैं तो 1 का इस्तेमाल करेंगे. और एजीएम में ऑडिटर का रीअपॉइंटमेंट हो रहा था लेकिन आप चाहते हैं उसको फिर से अपॉइंट ना करें, तो सबसेक्शन 4 इस्तेमाल करेंगे हम. ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे वैसे ही है, यहाँ पे भी स्पेशल नोटिस आएगा. ऑन रिसीट ऑफ नोटिस
of such a resolution, the company shall forthwith, तुरंत, send the copy thereof to the retiring auditor. Procedure सेम है, वैसे की वैसी है, सिर्फ फर्क वही है कि जनरल मीटिंग और EGM. फिर where notice is given of such a resolution and the retiring auditor makes in with respect thereto representations in writing, वो representation देगा in writing to the company, not exceeding a reasonable length. So एक reasonable length का representation होगा कि मैंने अच्छे से काम किया था. And request its notification to members of the company shall, compulsory होता है, कंपनी को ये रिप्रेजेंटेशन भेजना पड़ेगा टू द मेंबर्स. लेकिन नहीं भेजेगी अगर ये बहुत लेट आएगा तो. बहुत ज्यादा लेट आया था इसका रिप्रेजेंटेशन, मीटिंग बस होने वाली है और 2 दिन बाद मीटिंग है और अभी रिप्रेजेंटेशन आया, तो फिर भेजने की जरूरत नहीं है. बट ऐसे केस में फिर वहां पे पढ़ा जाएगा. ठीक है, तो मीटिंग में पढ़ने को बोला जा सकता है. या फिर दूसरा केस, जब मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, मैं जानबूझ के अननेसेसरी पब्लिसिटी लेने के लिए कार्य कर रहा हूं, तो ये भी लिखा है आगे, देखते हैं अपन. सो कभी कभी ऐसा होता है मैं जानबूझ के इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा, कंपनी मुझे निकाल रही थी ऑडिटर की पोस्ट से और मैं इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं मैंने तो अच्छा काम किया था, फालतू मेरे ऊपर ये किया जा रहा है. सो इस प्रकार का आलतू फालतू अगर मैं लिख के दूंगा तो यहाँ पे फिर ये रिप्रेजेंटेशन को सर्कुलेट करने की आवश्यकता नहीं होती. बट उसके लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा एनसीएलटी से, ट्रिब्यूनल से. सो देखते हैं. सो रिप्रेजेंटेशन को आपको सर्कुलेट करना है, लेकिन नहीं करना अगर, तो इन केसेस में करने की जरूरत नहीं है. पहला, सो अरे ये कहां आ गए हम. हाँ, सो अनलेस, कब नहीं करना है, अनलेस इट इज रिसीव्ड टू लेट, तो ये सर्कुलेट नहीं करना है. और अगर, तो ये पहला केस दिया है, अनलेस इट इज रिसीव्ड टू लेट, यहीं पे लिखा हुआ है. सो इट इज रिसीव्ड टू लेट, तो फिर सर्कुलेट करने की जरूरत नहीं है. बट यहां सर्कुलेट नहीं करोगे तो क्या करोगे, आप ये रीड करोगे इन दी मीटिंग. ठीक है, और दूसरा केस आगे दिया होगा, ये वाला, तो देखते हैं. सो in any notice of resolution given to members of the company state the facts of representation had been made. So कंपनी को बताना पड़ेगा कि रिप्रेजेंटेशन आए हैं, एंड सेंड द कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू एवरी मेंबर, हर मेंबर को ये भेजना पड़ेगा ऑफ द कंपनी टू होम नोटिस ऑफ मीटिंग इज सेंड, वेदर बिफोर और आफ्टर रिसिप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय द कंपनी. ठीक है. फिर अगर ये नहीं भेजा था आपने क्योंकि ये लेट हुआ था, इट वॉज रिसीव्ड टू लेट, सो ये रीड किया जाएगा. एंड इफ द कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सेंड, क्यों, बिकॉज इट वॉज रिसीव्ड टू लेट or because of company's default, the auditor may, without prejudice to his right to be heard orally, that means ये additional right है. एक right तो उसका है ही कि वो खुद बोलेगा, उसको बोलने का अधिकार है. उसके अलावा वो बोल सकता है कि मेरा रिप्रेजेंटेशन पढ़ो. ठीक है, विदाउट प्रेजुडिस टू हिज राइट. तो ये वाले राइट के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो वो राइट भी मिलेगा बोलने का. उसके अलावा मेरा रिप्रेजेंटेशन पढ़ो, ये भी मैं बोल सकता हूं. Require that representation shall be read out at the meeting. Provided that if copy of representation is not sent as aforesaid, copy thereof shall be filed with the registrar. And provided further कि अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है जबरदस्ती का भेजा गया है, इसका अधिकार का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, the right has been abused. So एब्यूज करना है, गलत इस्तेमाल करना, तो ऐसे केस में ट्रिब्यूनल ये रिप्रेजेंटेशन को भेजने से भी मना करेगा और वो इसको रीड करने से भी मना करेगा. सो वही दिया है कि अगर ट्रिब्यूनल को लगता है ऑन एप्लीकेशन आइदर ऑफ द कंपनी और एनी अदर एग्रीव्ड पर्सन यानी जो जिसके ऊपर बुरा भला बोला गया होगा. जैसे समझो मैंने नोटिस भेजा था कि ये ऑडिटर नहीं चाहिए, अब वो ऑडिटर मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहा है कि शर्मा जी तो ऐसे हैं वैसे हैं, तो मैं ट्रिब्यूनल में चले जाऊंगा और ट्रिब्यूनल पे वो पढ़ेगा रिप्रेजेंटेशन और ट्रिब्यूनल बोलेगा कि ठीक है ये सर्कुलेट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सो आइदर कंपनी अगर एग्रीव्ड है तो कंपनी भी जा सकती है ट्रिब्यूनल, या कोई और एग्रीव्ड पर्सन जैसे डायरेक्टर हो सकता है या कोई मेंबर्स हो सकते हैं. दैट राइट्स कन्फर्ड बाय दिस सबसेक्शन आर बीइंग एब्यूज्ड. एब्यूज करना है गलत इस्तेमाल करना बाय द ऑडिटर, देन द कॉपी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन में नॉट बी सेंड, तो ये सेंड करने मना किया जाएगा. तो दो केस में सेंड नहीं करते हैं, एक या तो लेट मिला है तब सेंड नहीं करना है, बट ऐसे केस में उसका बोलने का अधिकार रहता ही है और रीड करवाने का अधिकार होता है.
बट अगर वो गलत इस्तेमाल करेगा तो ये सेंड भी नहीं करना है और इसको रीड करने की भी जरूरत नहीं है. इट नीड नॉट बी रेड आउट एट द मीटिंग. ठीक है. तो ऐसा है. बस एक फ्रॉड का सेक्शन है, तो इसको 5 साल तक के फिर अपॉइंट नहीं किया जा सकता अगर फ्रॉड करेगा तो. ऑडिटर ने अगर फ्रॉड किया है तो ठीक है, तो ऑडिटर भी फ्रॉड कर सकते हैं. गलत काम कर रहे हैं, कुछ गलत ऑडिटिंग में, कुछ रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में तो 5 साल तक के उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता. ध्यान रखो यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है. आपको एक ऐसा लगता है कभी कभी कि उधर तो कुछ और लिखा था एनएफआरए में, वहां लिखा था 10 साल तक के, यहाँ बोल रहे 5 साल तक के. सो दोनों में अलग अलग रूल्स है. एनएफआरए के रूल्स सिर्फ उन कंपनीज को ही लगेंगे जो एनएफआरए में कवर होती है, बट ये रूल्स जो है ये हर कंपनी को अप्लाई होंगे. ठीक है. सो वो किसी भी कंपनी का फिर ऑडिटर नहीं बन सकेगा 5 साल तक. तो देखते हैं. ऑडिटर एक्ट्स इन फ्रॉडलेंट मैनर और एबेटेड. अबेटेड यानी उकसाया, किसी को उकसा रहे हैं फ्रॉड करने के लिए. और कॉल्यूडेड. कॉल्यूडेड मीन्स उसने खुद ने मदद किया साथ में. तो या तो खुद ने कार्य किया ऐसा कुछ, या फिर उसने उकसाया या मदद किया फ्रॉड में. सो विदाउट प्रेजुडिस टू एनी एक्शन अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. तो ये कानून की जो दूसरी प्रोविजंस है उनकी भी पेनल्टीज लगेगी. उसके अलावा अदर लॉ, कोई और कानून है उसकी भी पेनल्टीज लगेगी फॉर द टाइमिंग इन फोर्स. इसके अलावा द ट्रिब्यूनल में आइदर सुओ मोटो. अब यहाँ पे 3 प्रकार से हो सकता है. या तो सुओ मोटो यानी ट्रिब्यूनल खुद से भी ये पेनल्टीज लगा सकता है ऑडिटर के ऊपर, या फिर जब गवर्नमेंट बोलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी. सो एप्लीकेशन मेड टू इट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी पर्सन कंसर्न, या कोई अन्य व्यक्ति भी बोल सकता है इंक्लूडिंग कंपनी. ठीक है. तो कंपनी ने बताया कि हमारे ऑडिटर ने फ्रॉड किया है, तो वो भी ट्रिब्यूनल जा सकती है. तो ट्रिब्यूनल सुओ मोटो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन के बाद या कोई अन्य व्यक्ति के एप्लीकेशन के बाद, अगर वो सेटिस्फाइड है दैट ऑडिटर ऑफ कंपनी हैज वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्टेड इन फ्रॉडलेंट मैनर और एबेटेड. अबेटेड यानी वही उकसाया, और कॉल्यूडेड इन फ्रॉड और इन रिलेशन टू द कंपनी or its directors or officers, it may by order direct the company to change its auditor. So यहाँ पे भी चेंज करने बोलेंगे पहली चीज. साथ ही साथ इसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी. एक तो 5 साल तक अपॉइंट नहीं किया जा सकता, दूसरा 447. प्रोवाइडेड दैट इफ एप्लीकेशन इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट and tribunal is satisfied that change of auditor is required, it shall within 15 days of such receipt of application make an order that he shall not function as auditor and central government may appoint another auditor in his place. फिर provided further that an auditor whether individual or firm जिसके खिलाफ फाइनल ऑर्डर पास हो चुका है ट्रिब्यूनल के द्वारा, ये एलिजिबल नहीं होगा फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी, कोई भी कंपनी, एनी कंपनी, for a period of 5 years from the date of passing of order, and the auditor shall also be liable for 447. अगर फर्म ने गड़बड़ की है तो फर्म में हर पार्टनर की जिम्मेदारी नहीं होती. वो पार्टनर जिसने गलती किया है वो व्यक्ति जिम्मेदार होता है. जनरली पार्टनरशिप में रूल ये लगता है कि अगर एक पार्टनर गलत करता है तो सब लोग फंस जाते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. कंपनी ऑडिट के केस में अगर एक पार्टनर ने गलत किया है तो वो पार्टनर खुद ही जिम्मेदार होता है, बाकी के पार्टनर्स के ऊपर एक्शन नहीं होगी. So वही लिखा है, it is clarified that in case of firm the liability shall be of the firm and every partner or partners who acted in fraudulent manner or abated or colluded in fraud. फिर auditor includes firm of auditors. ठीक है. तो गिनती के 5 सबसेक्शन है इसमें. सबसेक्शन 1, अगर आप ऑडिटर को हटाना चाहते हैं उसके टर्म पूरे होने के पहले तब लगता है. 2 और 3 ये जब वो खुद रिजाइन करना चाहता है तब लगता है. 4 जब एजीएम में हम बोलते हैं हमको ये फिर से नहीं अपॉइंट करना है तब लगता है. और 5 जो है ये जब वो फ्रॉड कर रहा है तब लगेगा. ठीक है. सो सिंपल है. इसमें आपको रिसेंटली जो क्वेश्चन दिखेगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. 144. ठीक है. और 141 भी पूछ सकते हैं कभी, बट 144 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. चलो आगे का देख लेते. खत्म कर देते ना. नहीं करना है, कल पढ़ना है. नहीं, कल पढ़ना होगा तो कल हो जाएगा. वैसे 20 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा.
20 मिनट लगेंगे, अगर आप बैठने को तैयार हैं तो 20 मिनट कर लेते। ठीक है, कल कर लेंगे। तो 147, 148 दो ही सेक्शन बचे हैं, कल अपन ये देख लेंगे। इसके बाद फिर कल ही हम दूसरा अदर लॉस भी चालू कर लेंगे। ठीक है, अदर लॉस पढ़ लेंगे। अच्छा है, वो भी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा अजीब से एक्ट है वो, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग है। अपन पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग लगेंगे, आप घर पे पढ़ोगे तो बोर हो सकता है। तो यहाँ पे आपको मजा आएगा, लेकिन आपको लगेगा अच्छा कानून है, कुछ तो भी अच्छा बनाया है। सो है वो, देखेंगे अपन। ठीक है, सो कंक्लूड करते हैं फिर। 147, 148 ये कंप्लीट कर लेंगे कल। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए आपको जो दिया है आखिर में, इंफॉर्मेशन है। चलो ठीक है, ये दिया है 14.26 में। तो कल एक बार पूरा ये रिवाइज कर लेंगे चैप्टर एक बार शुरू से, और फिर ये दो टॉपिक पढ़ लेंगे और कंप्लीट करते हैं। तो ठीक है, कंक्लूड करते हैं, अगली क्लास में इसके आगे की चर्चा चालू करेंगे। चलो, थैंक यू।